Good evening, all the viewers to this channel अवेयरनेस ऑफ लीगल फ्रेटर्निटी। आप सभी श्रोताओं का इस चैनल पर, जिसका नाम है अवेयरनेस ऑफ लीगल फ्रेटर्निटीज, स्वागत है। बहुत सारे प्रश्न इधर जमा हो गए हैं। आज उनमें से कुछ प्रश्नों का उत्तर देने का मैं प्रयत्न करूंगा। सबसे पहला प्रश्न लेते हैं। ये प्रश्न है जो व्हाट्सएप पर इन्होंने भेजा है, वो साई वेस करके लिखा हुआ है, SAIVESH। अब शॉर्ट में है या क्या है ये पता नहीं चलता। तो खैर, जिनका भी प्रश्न हो, स्पेलिंग हम पढ़ देते हैं। SAI साई और VESH है, साई वेस लिखा हुआ है। तो ऐसा नहीं लिखना चाहिए। नाम और पता हम बराबर अनुरोध करते हैं कि आप नाम और पता पूरा लिखिए, कहाँ से और क्या नाम है और क्या करते हैं, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब प्रश्न इनका पढ़ते हैं। प्रश्न है साई भेष जी का, सर क्या बिहार में CNT एक्ट के सेक्शन 46 के अनुसार SC ST वाले ज़मीन बिना डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के आदेश के बेच सकते हैं? देखिए, अगर आप कानून के जानकार नहीं हैं और एक्ट के बारे में मालूम नहीं है, तो कानून का डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछने से कोई लाभ नहीं, आप समझ नहीं सकते हैं और क्वेश्चन भी आप सही फ्रेम नहीं कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपने बिहार के संदर्भ में पूछा है और CNT का पूरा आप जानते हैं या नहीं जानते हम नहीं कर सकते हैं। CNT कहते हैं छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट को। तो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट बिहार में लागू नहीं है, पहला ही जान लीजिए। ये झारखंड में है। झारखंड राज्य में दो तरह का टेनेंसी एक्ट है। एक छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट है, जिसको शॉर्ट में CNT कहते हैं, और एक है संथाल परगना का अलग एक्ट है, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट। दोनों में थोड़ा भिन्नता है। और एक तीसरा भी वहाँ पर एक्ट है जो बाद में उसका नोटिफिकेशन हुआ था, वो कोल्हान स्टेट करके है, उसके लिए अलग प्रावधान है। तो उससे आपको मतलब नहीं है। अगर आप बिहार के संदर्भ में पूछते हैं तो उसका सीधा जवाब है कि बिहार के संदर्भ में CNT एक्ट का कोई भी प्रावधान लागू नहीं होता है। इसलिए सेक्शन 46 अगर CNT एक्ट के संबंधित है तो आपका सवाल ही गलत है, बिहार में लागू नहीं होता है। इसलिए ज़मीन बेचने का और परमिशन लेने का कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता है। और अगर आप BT एक्ट के बारे में अगर जानना चाहेंगे तो BT एक्ट का प्रश्न कर सकते हैं, तो क्लियर लिखिएगा BT एक्ट से संबंधित। इसलिए आपका प्रश्न जो है उस संदर्भ में सीधा जवाब यह है कि बिहार में CNT एक्ट लागू ही नहीं है। जब लागू नहीं है तो सेक्शन 46 भी लागू नहीं है, और सब सेक्शन 46 लागू नहीं है तो परमिशन लेने का कोई आवश्यकता ही नहीं। दूसरा प्रश्न जो है उन्हीं का है, अगर कोई बेचे बिना अनुमति के डी बास्केट तो इसको कहाँ चैलेंज किया जा सकता है? ये हमको जैसा लगता है कि साई वेस का ही ये प्रश्न है, क्योंकि इसके आगे कोई नाम नहीं लिखा हुआ है। तो हो सकता है दोनों प्रश्न उन्हीं का हो। अगर उनका प्रश्न नहीं है तो जिन श्रोता ने भेजा है वो प्रश्न को हम फिर से पढ़ते हैं। इस प्रश्न में लिखा हुआ है, अगर कोई बेचे बिना अनुमति के डी बास्केट, तो पहला जो था सेक्शन 46 से संबंधित था, और ये डी बास्केट से, तो इसका कहाँ चैलेंज किया जा सकता है? अब ये जान लीजिए। अब डी या बास्केट किसको कहते हैं? डी कहते हैं ऊंची ज़मीन को जिसमें खेती नहीं होती। अब बास्केट वैसे ज़मीन को कहते हैं जिसमें बास करने लायक हो या रहने लायक हो, जिसमें मकान दुकान बनाया जा सकता है और रहा जा सकता है, तो उसको बास्केट ज़मीन कहते हैं। तो जनरली ऐसा गांव जिसके चारों तरफ खेती की ज़मीन होती है, तो खेती की ज़मीन का गांव के ज़मीन से थोड़ा उसका समतल नीचे होता है, उसका लेवल नीचे होता है, एक लेवल में नहीं रहता है। तो डी का ज़मीन जो ऊंची ज़मीन है उसको कहीं कहीं लोकल लैंग्वेज में डी बोलते हैं, ऊंची ज़मीन को जिसमें खेती नहीं होती। लेकिन अगर डी है गांव में किसी का, तो कोई कोई डी ज़मीन को बागवानी के लिए, फूल पत्ती या साग सब्जी के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं, जो जनरली किसी मकान का यंग होता है या मकान से सटा हुआ होता है, उसको भी डी ज़मीन बोलते हैं। या वो ऐसा डी ज़मीन जिसमें कि बागवानी होती है और उसको मकान भी बनाने के इस्तेमाल में लाया जा सकता है, तो उसको डी बास्केट भी बोलते हैं।
तो जिसका भी डी बास्किट है, क्वेश्चन आपका वेग है, अगर हमारा डी बास्किट ज़मीन है और हमारा उरैती ज़मीन है तो हम उसको बेच सकते हैं और उसको किसी की अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है, डी बास्किट का अनुमति। लेकिन अगर आपका कहने का सेंस है कि अगर बास्किट ज़मीन आपको कहीं से गवर्नमेंट से मिला है, पर्चा के जरिए मिला है, बंदोबस्ती के जरिए मिला है, तब ये प्रश्न होता है कि आप बेच सकते हैं कि नहीं बेच सकते हैं। तो आपको रहने के लिए मिला है, जिसको बास्किट पर्चा जनरली इशू होता है प्रिविलेज पर्सन्स को, प्रिविलेज पर्सन्स होम स्टेट टेनेंसी एक्ट 1947 के तहत। तो उस एक्ट के तहत अगर बास्किट पर्चा हुआ है इशू, तो बास्किट पर्चा में आपको पूरा टाइटिल पास कर जाता है और आपको रहने के लिए दिया गया है। अगर आपको आवश्यकता पड़ेगी तो आप उसको बेच भी सकते हैं। अगर सेटलमेंट का कोई कंडीशन ऐसा है कि आप नहीं बेच सकते हैं तभी नहीं बेच सकते हैं, लेकिन जैसे ही वो बास्किट पर्चा मिला है आपको, ठीक है, रहने के लिए मिला है और उसका परवाना आपको मिला है जिसको फॉर्म जी कहते हैं, वो परमीना में परवाना के हिसाब से वो ज़मीन आपको एक तरह से सेटलमेंट हो गया, एक तरह का वो पट्टा या लीज कह सकते हैं बास्किट। तो उसका रेंट भी फिक्स होता है, तो आप रेंट दे रहे हैं और सरकार को रसीद कट रही है और ज़मीन पर आपका कब्जा है, आप मकान बना के रह रहे हैं, तो आपका राइट टाइटल इंटरेस्ट हो गया, वो आपकी प्रॉपर्टी हो गई। लेकिन अगर आवश्यकता हो तो उसका कुछ पोर्शन आपको बेचने का तो आप बेच सकते हैं, या अगर पूरा ज़मीन बेचने का ज़रूरत हो तो भी आप बेच सकते हैं। उसके लिए परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आप बिना अनुमति के उसको बेचने से कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए उसको चैलेंज कौन करेगा? वो जैसे किसी भी ज़मीन को बेचने का किसी को राइट नहीं है, तो उसको चैलेंज किया सकता है, सिविल कोर्ट में चैलेंज किया सकता है। तो कौन करेगा? जिसको उस ज़मीन पर राइट है वो करेगा। अगर ये सिर्फ रहने के लिए दिया गया था और उसको कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं था, वो परमिशन फॉर रेजिडेंस ओनली था, लिमिटेड पर्पस के लिए था, तब नहीं बेच सकते हैं। तो ये सब प्रश्न भेद है। वो जो कौन कागज़ से मिला, किससे मिला, कैसे मिला, वो रैयती ज़मीन था कि नहीं था। अगर वो रैयती ज़मीन हो गया, रैयती मतलब उसका लगान लगता है और ज़मीन पर कब्जा है और लगान सरकार ले रही है, तो उसको रैयत मान रही है, तो रैयती राइट उसको हो गया। तो रैयती राइट जैसी हो जाता है तो वो ट्रांसफरेबल है, चाहे वो मकान हो या खेती का ज़मीन हो या बास्किट ज़मीन डी हो, कोई भी ज़मीन हो, इसलिए उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए आपका प्रश्न भी कंप्लीट नहीं है और वेग है, जैसा कि आपका पहला प्रश्न था और दूसरा प्रश्न भी वेग है। अगर आप ही का है दोनों साई पीएचडी, तो दोनों प्रश्न आपका वेग है और दोनों का उत्तर हम दोनों स्थिति में दे रहे हैं कि अगर टाइटिल पास कर गया तो बेचने में कोई परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं। अगर टाइटिल नहीं पास किया, लिमिटेड पर्पस के लिए दिया गया है, सिर्फ पोजीशन दिया गया है, टाइटिल सरकार के पास है, ये सरकारी की ज़मीन है, तो सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा और जो उसके लिए पदाधिकारी नियुक्त हैं, कलेक्टर ही उसका पदाधिकारी होता है, उससे आप अनुमति लेकर के बेच सकते हैं। और अगर बिना अनुमति के बेचा गया तो कलेक्टर ही उसको कैंसिल करने का है, जैसा कि बीटी एक्ट में कुछ प्रावधान है जो प्रोटेक्टेड टेनेंट के डिफिनेशन में आता है। प्रोटेक्टेड टेनेंट की ज़मीन है तो उसको बेचने के लिए अलग प्रावधान है। तो आप तो आपके प्रश्न से क्लियर नहीं होता है किसकी ज़मीन थी और कैसी ज़मीन थी, उस पर कैसे उसको हक मिला था। आप सिर्फ यही लिखते हैं कि वो बास्किट की डी बास्किट लिखे, वो भी गलत लिखे हैं, बास्किट होना चाहिए, डी बास्किट है तो डी बास्किट है, तो डी बास्किट होने से ही उस पर बेचने के लिए परमिशन की आवश्यकता नहीं। इसलिए प्रश्न आपका आधा अधूरा है। आपके मन में क्या है और सही वस्तुस्थिति क्या है कि आप काल्पनिक प्रश्न बना करके पूछ रहे हैं। बहुत सारे लोग अगर मगर लगा के कल्पना करके काल्पनिक प्रश्न बना करके पूछते हैं, तो बराबर हम कहते हैं कि ऐसा प्रश्न नहीं पूछिए, और अगर ऐसा प्रश्न रहेगा तो हम सीधे उसका जवाब निगेटिव में देंगे या जवाब नहीं देंगे। आप क्लियर प्रश्न पूछिए। अगर आपके पास रियली प्रॉब्लम है तो आपकी बास्किट ज़मीन है, तो आपकी ज़मीन कैसे है, आपको कैसे प्राप्त हुआ, कब प्राप्त हुआ, उस पर कब्जा है कि नहीं, उस पर क्या बना हुआ है, मकान बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, रह रहे हैं कि नहीं, लगान लग रहा है कि नहीं लग रहा है, खतियान में उसका क्या एंट्री है, ये आपके पास कौन सा कागज़ है जिससे आपको मिला। ये सब जानकारी के बिना सही उत्तर देना कानून का बहुत बड़ा पेच है। और कानून के जो धारा लागू होगी, कौन कानून का कौन धारा किस में लागू होगा, उसके लिए उसका सही
तथ्य क्या ही जानकारी जरूरी है। बिना फैक्ट के लॉ का अप्लीकेशन नहीं होता। किसी भी कानून को अप्लाई करने के पहले वो फैक्ट देखना पड़ता है। फैक्ट अगर बदल गया तो कानून भी बदल गया। तो इसलिए कभी भी किसी वकील के पास जाइए और राय लेने के लिए जाइए तो भी आप सारा कागज़ लेके जाइए और सारा फैक्ट उनको बताइए। अगर हमसे प्रश्न पूछते हैं तो हम जो भी प्रश्न का उत्तर देंगे, जब सही फैक्ट आप बताइएगा तो सही उत्तर होगा। अगर फैक्ट गलत बताइएगा या आधा अधूरा बताइएगा या भेग बताइएगा या कुछ काल्पनिक बताइएगा, कुछ मान करके, कल्पना करके, और ऐसा है तो ऐसा क्या होगा, ऐसा, तो इस तरह का प्रश्न आप नहीं पूछिए और उससे आपको कोई फायदा भी नहीं होगा। उसके बाद का प्रश्न है, आदित्य दरभंगा से लिखते हैं। क्या करते हैं, इन्होंने लिखा, खैर इन्होंने नाम और पता तो जरूर दिया है। ये लिखते हैं, सर प्रणाम, मैं आदित्य दरभंगा से, मेरा सवाल है कि किसी रैयत के कैडेस्ट्रल सर्वे के खेसरा पंजी में रिमार्क कॉलम में बटेदार लिखा हुआ है, तो क्या उस रैयत को या उसके वंशज को जमीन बेचने का अधिकार? देखिए, इनका आदित्य जी का प्रश्न बहुत सीधा और बहुत सटीक है और बहुत सरल है। तो इनका प्रश्न का क्लियर है, इसलिए जवाब ही क्लियर है। कैडेस्ट्रल सर्वे में खसरा पंजी में रिमार्क कॉलम में बटाईदार लिखा हुआ है। ठीक है, खसरा पंजी है, इसका मतलब है कि खसरा पंजी के आधार पर ही खतियान बनता है। तो कैडेस्ट्रल सर्वे की बात है तो खसरा पंजी के बाद खतियान भी बन गया होगा, इसलिए खसरा पंजी का वर्ड इस्तेमाल किए हैं। तो ये लिखना चाहिए था, खसरा पंजी के अलावा खतियान में नाम है कि नहीं। लेकिन जो खसरा पंजी बनता है वही जब कंफर्म हो जाता है तो खतियान में फाइनली पब्लिश होता है, तो हम उसको मान के चल रहे हैं कि वो खतियान में लिखा हुआ है। तो जो जमीन बटाईदार लिखा हुआ है उसके रिमार्क कॉलम में, तो बाएं तरफ में देखिएगा रैयत में किसी दूसरे का नाम होगा और बटेदार का नाम दाहिने कॉलम में लिखा हुआ है, रिमार्क कॉलम में लिखा हुआ है। इसका माने वो अंडर टेनेंट है, टेनेंट उसका कोई है, रैयत कोई है और वो अंडर रैयत है। तो अंडर रैयत को यानी कि बटेदार को जमीन बेचने का उसको कोई अधिकार नहीं। इसलिए आपका प्रश्न का जवाब है, क्या उस रैयत को या उसके वंशज को जमीन बेचने का अधिकार नहीं? उसके वंशज को जमीन बेचने का अधिकार नहीं। उसके वंशज को, जैसे अगर वो जोत खेती की जमीन है, जोत रहा है कोई बटेदार और वो मर गया तो वो हेरिटेबल है, वो उसके वंशज को जोतने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा, लेकिन बेचने का उसको अधिकार प्राप्त नहीं होगा, उसको टाइटल नहीं है, वो नहीं बेच सकता। यह हो गया आदित्य जी का प्रश्न का उत्तर। अब एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कोई नाम ही नहीं लिखा है, न पता लिखा। व्हाट्सएप पर उन्होंने एक छोटा सा प्रश्न लिखा है। इन्होंने लिखा है, सर मैंने आपका बास्केट पर्चा से संबंधित कई वीडियो देखा, बहुत अच्छा लगा। सवाल, सर ये बास्केट पर्चा किस कानून के तहत जारी हुआ, क्या यही फॉर्म जी है? तो इन्होंने एक दिया है, फोटोकॉपी भी दिया है अलग से, उसका भी हम लोगों ने बहुत मुश्किल से प्रिंट निकाला है। तो प्रिंट निकाल करके उसको हम कोशिश किया है देखने का, समझने का, लेकिन इतना हल्का है वो फोटो भी कॉपी, इतना हल्का है, वो येलो पेपर रहने से वो फ़ोटो बढ़िया नहीं आ सका। फिर भी हम उसको किसी तरह से एग्जामिन कर लिए हैं। ठीक है, ये आपने जो कागज़ दिया है ये बास्केट पर्चा है, और ये बास्केट पर्चा जो इशू होता है जैसा कि हमने बताया, इसका कानून है प्रिविलेज पर्सन होम स्टेट टेनेंसी एक्ट 1947। उसी एक्ट के तहत बास्केट पर्चा इशू होता है और उसके रूल्स में फॉर्म बना हुआ है जिसको फॉर्म जी बोलते हैं। तो आप जो फोटोकॉपी भेजे हैं उसके बारे में आप पूछते हैं कि सर ये बास्केट पर्चा किस कानून के तहत जारी हुआ है। वो बास्केट पर्चा है जरूर, लेकिन फॉर्म जी जैसा कि रूल में दिया हुआ है उसमें फॉर्म जी ऊपर में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन सारा कॉलम में जो जो चीज़ रहना चाहिए वो सब सही है। तो अगर ऊपर में फॉर्म जी नहीं है, यानी कि जो किताब में रूल में फॉर्म बना हुआ है उस फॉर्म में नहीं है, तो भी वो बास्केट पर्चा उसी कानून के तहत है। तो ये फॉर्म जी इसको माना जाएगा कि ऊपर में छपा हुआ नहीं भी फॉर्म जी, तो माना जाएगा कि फॉर्म जी में ही है, क्योंकि उसमें जितनी बातें लिखी रहनी चाहिए वो सारी बातें इसमें लिखी हुई है और ये उसी कानून के तहत फाइल हुआ है। इसलिए आपका प्रश्न है, सर मैंने आपका बास्केट पर्चा से संबंधित कई वीडियो देखा। अगर कई वीडियो देखा होगा तो आपने अच्छी तरह समझ भी लिया होगा, बहुत अच्छा लगा, ये अच्छी बात है, अच्छा लगा तो आप समझ भी गए होंगे। फिर भी आपके दिमाग में ये कन्फ्यूजन क्या हुआ, सर ये बास्केट पर्चा किस कानून के तहत जारी हुआ है? जब भी बास्केट पर्चा की बात हुई तो हमने कानून का बराबर जिक्र किया है
फिर भी आज आपको समझने के लिए और अन्य श्रोताओं के समझने के लिए भी हम फिर उस कानून का नाम बताते हैं, दी प्रिविलेज पर्सन होम स्टेट टेनेंसी एक्ट, इसके अंतर्गत इशू होता है। इसके अलावा और भी कानून है, बीटी एक्ट के अंदर भी हो सकता है, लैंड सीलिंग एक्ट के अंदर भी हो सकता है, लैंड इंक्रोचमेंट एक्ट के तहत भी हो सकता है। पर्चा यानी कि सरकार को सेटलमेंट करने का और पर्चा देने का, पर्चा का मतलब परवाना, जिस फॉर्म पर उसको सेटल किया जाता है, तो उसको कई कानून में दिया जाता है, लेकिन ज़्यादातर इसी कानून में दिया जाता है। तो ये फैक्ट जैसा रहेगा और जैसा कागज बताएगा उसके हिसाब से आपको जवाब मिलेगा। अभी आपका जो प्रश्न है वो फॉर्म जी से संबंधित है। आप इसको फॉर्म जी उस पर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी कानूनन मानिए कि ये फॉर्म जी है और वही प्रिविलेज पर्सन होम स्टेट टेनेंसी एक्ट के तहत ही ये इशू हुआ है। इसलिए ये बातचीत पर्चा सही है और कानून के हिसाब से जारी हुआ है। तो आपके प्रश्न का भी उत्तर हो गया। हालांकि आपने कोई नाम अपना नहीं लिखा है, फिर भी आपके प्रश्न का उत्तर हम दे रहे हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, ये लंबा चौड़ा है, हालांकि व्हाट्सएप पर हमने जवाब भी दे दिया है, फिर भी उनका प्रश्न चूंकि एडवोकेट है और बराबर प्रश्न करते रहते हैं। उनका नाम है रविशंकर श्रीवास्तव आईडीएस बबलू जी। ये एडवोकेट है छपरा में, बहुत ही सजग और मेहनती अधिवक्ता हैं और क्लाइंट का काम बहुत बखूबी से करते हैं। और जहाँ कहीं भी इनको कोई डाउट होता है तो व्हाट्सएप से हमसे पूछते हैं या टेलीफोन से पूछते हैं, या कभी जरूरत हुआ तो आकर के भी डिस्कशन और कंसल्टेशन करते हैं। कभी स्वयं भी आ जाते हैं, कभी क्लाइंट के भी साथ आ जाते हैं। तो जैसी स्थिति रहती है तो सभी अधिवक्ताओं से हमको ये कहना है, जो भी अधिवक्ता हमारे सब्सक्राइबर है या मेरा चैनल को बराबर फॉलो करते हैं और सुनते हैं, तो दो अनुरोध है अधिवक्ताओं से। पहला अनुरोध ये है कि सभी लेक्चर को गौर से सुने और समझे। जो कानून की बारीकी या जो कानून के प्रावधान के बारे में हम बताते हैं, उसको सुनने के बाद उसको खुद किताब में पढ़ें और उस पर ज़रूरत हो तो रूलिंग खोजें और उसको समझें, तो उनका ज्ञान पक्का हो जाएगा। और उसको जब ज़रूरत पड़े तो अपने क्लाइंट के केस में उसको इस्तेमाल करें और क्लाइंट का भी हेल्प करें, कल्याण करें और अपना प्रोफेशन में भी अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाएं, अपना ज्ञान बढ़ाएं, और ताकि अच्छी तरह से आप वकालत कर सकें। इसीलिए हम रविशंकर जी के हर क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करते हैं। और उनका प्रश्न थोड़ा सा टेक्निकल है, एक खास कानून से संबंधित है, इसलिए उसको हम पढ़ते हैं। कि इस पर बहुत से लोग प्रश्न पूछते हैं और कई बार लोग प्रश्न पूछे हैं, इसीलिए हालांकि हम व्हाट्सएप पर उनको जवाब दे दिए हैं और वो संतुष्ट हो ही गए होंगे, क्योंकि उसके बाद हमको उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया है। ताकि अगर सुन रहे होंगे रविशंकर श्रीवास्तव, अगर उनका प्रश्न सेटिस्फैक्टरीली जवाब नहीं मिला है उनको और अभी भी कुछ जानकारी बाकी है, तो फिर दोबारा अगर प्रश्न करेंगे तो फिर हम और एक्सप्लेनेशन देंगे या जजमेंट वगैरह डिसीजन वगैरह दे सकते हैं। या अन्य अधिवक्ता जो ऐसा प्रश्न उनके सामने आया हो या इसी सेम प्रॉब्लम उनके सामने आया हो, तो वो भी इस पर कहा कि पहले हमसे एक दो अधिवक्ता और सहरसा का और कहीं का दरभंगा या मधुबनी के केस में ऐसा प्रश्न पूछा गया था। ये है प्रोवेट से संबंधित। तो रविशंकर श्रीवास्तव जी ने लिखा है, सर हमने एक प्रोवेट केस फाइल किया है। प्रोवेट केस फाइल किया है। केस फाइल करते समय ही हम कोर्ट से ही जुडिशियल स्टैम्प खरीद कर 30,000 रुपये मैक्सिमम दे दिए। ठीक है, प्रोवेट के केस में जो वैल्यूएशन के हिसाब से कोर्ट फीस लगता है, जिसको एड वैलोरम कोर्ट फीस बोलते हैं, तो वो लगता है कोर्ट फीस एक्ट में उसका चार्ट दिया हुआ है। तो वो मैक्सिमम कितना हूँ, लाखों करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी है, तो उसका मैक्सिमम सीलिंग हो गया है 30,000। 30,000 से ज़्यादा नहीं लगा। हालांकि हम पहले कई लेक्चर में बता चुके हैं और प्रोवेट का मेरा कई लेक्चर है जो जुडिशियल एकेडमी में हमने दिया है और जुडिशियल ऑफिसर के बीच में भी हम बताए हैं। एक्चुअली वो जो प्रावधान है कोर्ट फीस एक्ट में, जो मैक्सिमम कोर्ट फीस जो अभी 30,000 दे रहे हैं, वो अमेंडमेंट हो करके वो 3 लाख हो गया है। लेकिन अभी 3 लाख लागू नहीं है, क्योंकि उसमें हाई कोर्ट में कुछ अधिवक्ताओं ने केस किया था, हम लोगों ने मिल करके उसमें, और हाई कोर्ट में भी बहुत सा कोर्ट फीस में बढ़ोतरी हुआ था, रिट वगैरह का, और टाइटल सूट में भी 50,000 जो मैक्सिमम था वो बढ़ा करके 5 लाख कर दिया गया था। और प्रोवेट का 30,000 से बढ़ा करके 3 लाख कर दिया गया। तो वो 5 लाख वाला, 3 लाख वाला, और हाई कोर्ट में भी हर आर्टिकल में 500 लगता था।
225 226 में भी 500, 227 आर्टिकल में भी 500, तो वहाँ ज़्यादा हो जाता था। इस उससे कम उस समय सुप्रीम कोर्ट का था, इसीलिए हम लोगों ने रिट में उसको चैलेंज किया। तो रिट में वो स्टे है अभी तक, इसीलिए जो पुराना अनअमेंडेड एक्ट है उसके हिसाब से मैक्सिमम कोर्ट फीस 30,000। हालांकि अमेंडमेंट करके वो 3 लाख हो गया है, लेकिन 3 लाख अभी लागू नहीं, इसलिए आपको 3 लाख देने की जरूरत नहीं है, और न 3 लाख कोई कोर्ट मांग सकता है इन व्यू ऑफ द स्टे ऑर्डर ग्रांटेड बाय द हाई कोर्ट। और उतना ही नहीं है कि जब ये ऑर्डर स्टे का हुआ था तो उसमें एडवोकेट जनरल का भी कंसेंट दिया गया था, सरकार के प्रतिनिधि के रूप में सरकार ने भी कहा था कि ठीक है इसको स्थगित रखा जाए। हो सकता है बाद में सरकार उस अमेंडमेंट को वापस ले ले या उसमें फिर दूसरा अमेंडमेंट करके और बीच का कोई अमाउंट कर दे, ऐसी भी संभावना है। क्योंकि उसका फाइनल हियरिंग नहीं हुआ, मैटर 3-4 साल से स्टे पड़ा हुआ। तो पहला तो इसका हुआ कि 30,000 रुपया मैक्सिमम कोर्ट फीस है। तो इन्होंने लिखा है कि हम मैक्सिमम कोर्ट फीस कोर्ट से खरीद करते हैं, तो जुडिशियल स्टैम्प खरीद कर इन्होंने फाइल कर दिया। अब क्या हुआ, जब कोर्ट सिजदार का कहना है कि कोर्ट फीस चालान के माध्यम से दिया जाएगा, हमने ई स्टैम्प के द्वारा जुडिशियल स्टैम्प लिया है, वह गलत है। इस आधार पर वह डिफेक्ट रिमूव नहीं करने दे रहा है। क्या प्रोबेट केस में जुडिशियल स्टैम्प एक्सेप्टेबल नहीं है, यही इनका प्रश्न है। रविशंकर श्रीवास्तव अधिवक्ता। तब हमने जवाब दिया था, यू विल हैव टू परचेज नॉन जुडिशियल स्टैम्प फ्रॉम ट्रेजरी ऑन which probate or LA is granted. You may move district judge for accepting the e-stamp. तो ये जवाब दे दिया था कि आपको नॉन जुडिशियल स्टैम्प खरीदना चाहिए था, और सिजदार का जो ऑब्जेक्शन है सही है, क्योंकि प्रैक्टिस में ही चला रहा है सब जगह। अगर वो आप खरीद चुके हैं ऑलरेडी तो पैसा तो आपका डूबेगा नहीं। ई स्टैम्प जुडिशियल स्टैम्प खरीद चुके हैं, आजकल चूंकि ई स्टैम्प मिलने लगा है, उसके लिए कानून में स्टैम्प एक्ट में भी तब्दीली हुआ है, अब अमेंडमेंट हुआ है। तो बिना एक्ट के ई स्टैम्प तो मिलता नहीं है, तो उसमें अब ई स्टैम्प भी जुडिशियल वर्क के लिए मिलता है और नॉन जुडिशियल वर्क के लिए भी स्टैम्प मिलता है, दोनों तरह का मिलता है। तो आपको मूव करना चाहिए डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ फॉर एक्सेप्टिंग स्टैम्प। तो हमने उनको सजेस्ट किया था कि आपको खरीदना चाहिए था, लेकिन चूंकि आप खरीद चुके हैं तो इसलिए आप डिस्ट्रिक्ट जज को मूव कीजिए कि आपका ई स्टैम्प कोर्ट फीस एक्सेप्ट कर लिया जाए। अब इसका जवाब उन्होंने नहीं दिया है कि उन्होंने मूव किया कि नहीं किया, और डिस्ट्रिक्ट जज ने उनका कोई आदेश पारित किया कि नहीं। अगर मान लिए कि डिस्ट्रिक्ट जज ने आदेश पारित कर देता और कहता कि नहीं ये ठीक है, ई स्टैम्प भी एक्सेप्टेबल है, तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होता, एक रास्ता खुल जाता। तो खैर तो रविशंकर जी फिर बताएंगे। फिर आगे हमने उनको लिखा है ताकि आप खुद अधिवक्ता हैं, इसलिए खुद अपने भी ज्ञानवर्धन कीजिए और कानून कहाँ पर है और कैसे है क्यों है ये जानने का प्रयास कीजिए। तब उनको हिंट दिए थे, उसमें हमने लिखा है, व्हाट्सएप पर ये आंसर है, हमने जो लिख के दिया उसी को हम पढ़ रहे हैं। सी डेफिनेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट इन स्टैम्प एक्ट। If probate or LA comes under the definition of instrument, the stamp shall be payable as per Stamp Act, but the amount shall be as per Court Fees Act. Examine both the provisions and convey to me the result. हमने उनको कहा था कि स्टैम्प एक्ट और कोर्ट फीस एक्ट दोनों का प्रावधान देखिए और देख करके आप क्या समझ में आया आप हमको बताइए। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट द अमाउंट पेबल ऑन प्रोबेट और एलए इज कॉल्ड ड्यूटी मनी अंडर द प्रोविजन ऑफ द स्टेट ड्यूटी एक्ट। वो एक्चुअली में वो ड्यूटी मनी है, और वो जो ड्यूटी मनी है वो ड्यूटी मनी जो है उसके लिए स्टेट ड्यूटी एक्ट है, इन द फॉर्म ऑफ कोर्ट फीस दिया जाता है। ये हमने उनको हिंट में दिया था।
अब रविशंकर श्रीवास्तव जी कौन कौन सा प्रोविज़न देखे हैं और डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ मेंशन किए हैं कि नहीं किए हैं और क्या आदेश हुआ है, फाइनली उन्होंने हमको खबर नहीं किया है। अगर श्रीवास्तव जी सुन रहे होंगे तो फिर आप हमको कन्वे कीजिएगा कि आपने जो कानून देखा जैसा हमने हिंट दिया था तो आपको जवाब मिला कि नहीं मिला, और अगर जवाब नहीं मिला तो डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ मेंशन किया कि नहीं किया। अगर आपने मेंशन नहीं किया, सीजदार का ऑब्जेक्शन है, तो वो ई कोर्ट फीस आप जो लिए हैं वो वापस करने का भी प्रावधान है, वो वापस हो जाएगा। और ट्रेजरी से रुपया जमा करने के बाद जो मिलता है वो नॉन जुडिशियल स्टैम्प मिलता है, उसी के ऊपर सर्टिफिकेट दिया जाता है। यही प्रैक्टिस चला रहा है, तो फिर आपको लेना पड़ेगा। अब अगला प्रश्न है, ये है बैजनाथ सिंह, ये कहाँ से लिखते हैं, इन्होंने लिखा है और क्या करते हैं इन्होंने नहीं लिखा है। बैजनाथ सिंह, बैजनाथ सिंह ने लंबा चौड़ा प्रश्न किया है। इनका प्रश्न है, मेरे दादाजी के नाम से जमीन है जिसका 2 खतियान इस प्रकार है। खाता 1071, खसरा 4004, रकबा 20 डिसमिल, रैयत बैजनाथ सिंह, पिता डोमन सिंह, एक अंश, वो बौकी सिंह, वो ठिठर सिंह, पिता हितो सिंह, एक अंश, वो चिंतू सिंह, पिता बागू सिंह, अंश, एक अंश, साकिन दे। दूसरा प्रश्न है, इनका खाता 404, खेसरा 4004 बटा 4324, रकबा 6 डिसमिल, रैयत चिंतू सिंह, वो भूमि सिंह, वो सुखी सिंह, पिता बागू सिंह, एक अंश, वो बैजनाथ सिंह, वो बौकी सिंह, डोमन सिंह, एक अंश, और समाट पार्वती देवी, पति दमोली सिंह, एक अंश, साकिंदे है। कि मैं बैजनाथ सिंह का उत्तराधिकारी हूँ, तो आप अपना नाम में भी लिखें बैजनाथ सिंह। खैर, मैं बैजनाथ सिंह का उत्तराधिकारी हूँ कि खतियान खाता 1071 में सिर्फ रैयत बैजनाथ सिंह, पिता डोमन सिंह, एक अंश के रूप में दर्ज है, एवं खतियान 404 में बैजनाथ सिंह, बौकी सिंह, पिता डोमन सिंह, एक अंश के रूप में दर्ज है, जो वंशावली अनुसार दोनों भाई वास्तविक भाई हैं। समस्या यह आ रही है कि खतियान खाता 1071, खसरा 4004, रकबा 20 डिसमिल में बौकी सिंह, पिता हितो सिंह के पुत्र के रूप में दर्ज है, लेकिन बौकी सिंह मेरी दादी जी बैजनाथ सिंह के एक अंश में अपना हिस्सा मांग रहे हैं। सर सही मार्गदर्शन चाहते हैं कि मेरे दोनों खतियान में कितना कितना हिस्सा बैजनाथ सिंह को मिलेगा, एवं खाता 1071 वाले खतियान में बैजनाथ सिंह के एक अंश में बौकी सिंह का हिस्सा होगा या नहीं। कोई हिस्सेदार बंटवारा नहीं करना चाहता है, हम बंटवारा करना चाहते हैं, तस्लीमा से प्रार्थना है इस पर मार्गदर्शन करिए। तो क्लियर लिखा हुआ है, आप पहला जो लिखते हैं, पहला प्लॉट का 1071 का लिखते हैं, तो बैजनाथ सिंह का एक हिस्सा हो गया, और बौकी सिंह, वो ठिठर सिंह, हितो सिंह का एक हिस्सा हो गया, मैंने 2 हिस्सा हो गया, वो चिंतू सिंह, पिता बागू सिंह का एक अंश हो गया, तो 3 आदमी का इसमें हिस्सा हो गया। 1071 में 3 आदमी का एक एक अंश करके लिखा हुआ है, तो बैजनाथ सिंह का अकेले ही हिस्सा है, लेकिन बौकी सिंह और ठिठर सिंह ये दोनों का मिला करके एक हिस्सा होता है, यानी कि 20 डिसमिल जमीन में 20 डिसमिल का 1/3 जो होता है वो आपका बैजनाथ सिंह का इसमें 1/3 हिस्सा, और दूसरा तिहाई जो है उसमें बौकू सिंह और ठिठर सिंह दोनों का होगा, यानी कि मान लीजिए कि 20 को भागा देते हैं 3 से, तो 6 6 × 18 और 1.5, लेकिन 8.5
6.5 डिसमिल मान के चलिए, या 6.75 डिसमिल मान के चलिए, तो 6.75 डिसमिल में 2 भाई का होता है और बैजनाथ सिंह का अकेले होता है। तो अगर बैजनाथ सिंह मर गए तो इनके जो वारिस हैं उनका इसमें एक अंश हो जाएगा। उसी तरह से ये 6 डिसमिल वाला जमीन जो है उसमें चिंतू सिंह, वो भूमि सिंह, वो सिक्खू सिंह, ये चिंतू, भूमि और सुखी मिला के एक अंश होता है। अब बैजनाथ सिंह और बौकी सिंह, पिता डोमन सिंह, एक अंश। इसमें बैजनाथ का बौकी सिंह के साथ है एक अंश, और पार्वती देवी, दमोनी सिंह एक अंश। तो यहाँ भी तिहैया हिस्सा ही है। तो यहाँ क्लियर है 6 डिसमिल में 1/3 माने 2 डिसमिल। 6 में 3 से भागा दीजिएगा तो 2 डिसमिल आवेगा। तो बैजनाथ सिंह वो बौकी सिंह का 2 डिसमिल जमीन हुआ है ना। तो 2 डिसमिल जमीन में बैजनाथ सिंह का हिस्सा 2 डिसमिल का आधा फिर हो जाएगा 1 डिसमिल। तो पहला प्लॉट में 20 डिसमिल का 1/3 हिस्सा बैजनाथ सिंह का है, और दूसरा प्लॉट में 2 डिसमिल जो 1/3 होता है उसका फिर हो जाएगा आधा, माने 1 डिसमिल हो जाएगा। 6 डिसमिल को 3 जगह बांटेंगे तो 2-2 डिसमिल आएगा, और 2 डिसमिल में बैजनाथ और बौकी को 1-1 डिसमिल माना जाएगा। तो इसमें 1 डिसमिल हो गया और ऊपर वाला में 6.5 डिसमिल हो गया। यही तो इनका हिस्सा हुआ बैजनाथ सिंह का। अब आप बैजनाथ सिंह के उत्तराधिकारी हैं, तो बैजनाथ सिंह के उत्तराधिकारी में उनके कौन कौन है ये बताइए। सिर्फ रैयत बैजनाथ सिंह, पिता डोमन सिंह एवं खतियान इतना में बैजनाथ सिंह, बौकी सिंह, डोमन सिंह जो वंशावली अनुसार दोनों भाई वास्तविक भाई है। ठीक है, तो अब आप समझ लीजिए समस्या यह आ रही है कि खाता इतना रकबा 20 डिसमिल में बौकू सिंह, पिता हितो सिंह के पुत्र, हाँ बौकी सिंह, ठीक है, के पुत्र के रूप में दर्ज है। लेकिन बौकू सिंह मेरे दादी जी बैजनाथ सिंह के एक अंश में अपना हिस्सा मांग रहे हैं। तो आपके दादा वाला में उनका नहीं होगा, बौकी सिंह का जो हिस्सा होगा, क्योंकि 6 डिसमिल जो आपका प्लॉट है, 6 डिसमिल में 2 डिसमिल जो है प्लॉट 4004 का, वो 2 डिसमिल में बैजनाथ सिंह और बौकी सिंह दोनों का संयुक्त है। यानी कि 1 डिसमिल बैजनाथ का होगा, 1 डिसमिल बौकी सिंह का होगा। तो बौकी सिंह के बाल बच्चा जो है उनको बौकी सिंह के 1 डिसमिल पर हक होगा, और 1 डिसमिल जो बैजनाथ का है वो बैजनाथ के वारिस का, यानी कि बैजनाथ के लड़का पोता आप अगर है जो भी है, हालांकि आप ऊपर में नामे लिखे हैं अपना बैजनाथ सिंह, पता नहीं, तो इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें मार्गदर्शन आप किसी भी वकील से जाके समझ लीजिएगा तो इतना बता देंगे, और क्लियर लिखा हुआ, इसमें कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं। अब इसमें आप कहते हैं सर यही मार्गदर्शन चाहते हैं कि मेरी इन दोनों खतियान में कितना हिस्सा बैजनाथ सिंह को मिलेगा। तो बता दिए, पहला वाला प्लॉट में 1071 में आपको 20 डिसमिल का 1/3 हिस्सा जो है, 20 डिसमिल का 1/3 हिस्सा मिलेगा, क्योंकि 20 डिसमिल में लिखा हुआ बैजनाथ सिंह, पिता डोमन सिंह, एक अंश। तो आपका अकेले है 1/3, और बौकू सिंह वो ठीठर सिंह, पिता हितो सिंह का 1 अंश। तो 2 भाई मिला के 1 अंश होता है। वो चिंतू सिंह, बागू सिंह का 1 अंश। तो 3 अंश में बटा हुआ है। तो पहला 1/3 आपका बैजनाथ का खास है, और दूसरा 1/3 जो है उसमें 2 आदमी है, तीसरा 1/3 में भी 2 आदमी है। तो इसलिए आपको मतलब है 20 डिसमिल का 1/3 प्लॉट 1071 में 20 डिसमिल का 1/3। उसी तरह से प्लॉट 4004/4324 में 6 डिसमिल का 1/3 यानी कि 2 डिसमिल में आधा, 1 डिसमिल बैजनाथ सिंह का होगा। यही आपका होगा, इसके अलावा आपका नहीं होगा। और अगर कोई आपके दादा बैजनाथ सिंह वाला में हिस्सा मांगते हैं तो उनको नहीं होगा, या बौकी सिंह के बादशाह का नहीं होगा। बौकी सिंह का वारिस को बौकी सिंह के जमीन में जो इतना हिस्सा उनको आता है, यानी कि उनको भी इस प्लॉट में 1 डिसमिल होता है, तो 1 डिसमिल उनको मिलेगा। और उसमें जो 6 डिसमिल का होता है, 6.5 डिसमिल का, तो उसमें उनको बैजनाथ सिंह और बौकी सिंह को आधा आधा मिलेगा। यही तो है। ये क्लियर लिखा हुआ है। 1 अंश, जहाँ पर 1 अंश अकेले है बैजनाथ सिंह का ऊपर वाला प्लॉट में 1071 में, तो 1 अंश में जो 20 का 1/3 हो गया, उनका क्लियर हो गया, उसमें फिर किन्हीं का नहीं होगा। उसी तरह से दूसरा जो प्लॉट है 4004 में, इसमें
बटा जो 4324 है, 6 डिसमिल में 1/3 जो है वो सिर्फ लिखा हुआ है बैजनाथ सिंह वो बौके सिंह, 1 अंश माने 1/3, और 1 अंश तो है उनका चिंटू सिंह वो भूमि सिंह वो सुक्की सिंह, उसमें 3 आदमी हैं तो उनमें 1 अंश में 3 को बढ़ जाएगा, जिसमें जितना आदमी है उनका उतना हिस्सा हो जाएगा। तो पहले तो 3 जगह बटेगा, तो 3 जगह बटेगा, 3 पार्ट में बटेगा, 6 डिसमिल को 3 पार्ट में बांटेंगे तो 2 डिसमिल आएगा। तो बैजनाथ सिंह और बौकू सिंह का 2 डिसमिल में अब फिर आधा आधा हो जाएगा, बैजनाथ का आधा 1 डिसमिल, बौकू का आधा 1 डिसमिल, यही रहा। इसी हिसाब से उनके वारिस का होगा। इसके अलावे कोई इसमें हिस्सा मांगते हैं तो हिस्सा नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि हम बंटवारा करना चाहते हैं, कोई हिस्सेदार बंटवारा नहीं कर रहे हैं, तो आप बंटवारा का मुकदमा सिविल कोर्ट में कर सकते हैं। उसी हिसाब से आपको जमीन पर डिग्री मिल जाएगा, बंटवारा का डिग्री मिल जाएगा। ये आपका प्रश्न का उत्तर हो गया। उसका नेक्स्ट प्रश्न एक है जो प्रश्न नहीं है, वो वॉइस मेल भेजे हैं और उनका नाम वॉइस मेल में भेजे हैं जयप्रकाश छपरा। जयप्रकाश यूनिवर्सिटी में छपरा में प्रशाखा पदाधिकारी हैं और वॉइस मेल में बोले हैं कि हमको बीटी एक्ट के सेक्शन 89 पर वीडियो बना दीजिए। देखिए, आप चूंकि आप कानून के जानकार नहीं है तो किसी खास सेक्शन के बारे में वीडियो बनाने का क्या आवश्यकता है और उस पर क्या स्कोप है और सेक्शन 89 बीटी एक्ट क्या कहता है, अगर आप जानते हैं और समझते हैं तो फिर वीडियो बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। फिर भी आपके क्यूरियोसिटी के आपकी उत्सुकता है तो हम आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। बीटी एक्ट में 2-3 सेक्शन है जो हमारा बीटी एक्ट के लेक्चर में हम बहुत बार बताए हैं। एक सेक्शन है 86 जो रेलिवेंट है, उसको बोलते हैं सरेंडर। अगर कोई रैयत अपनी ज़मीन को जमींदार को सरेंडर कर देता है किसी भी कारण से, तो जमींदार उसको कब्जा कर लेता है, तो रैयती ज़मीन से वो जमींदार का बकास ज़मीन हो जाता है। इसके बारे में हम बता चुके हैं। 87 सेक्शन का था एबेंडनमेंट। एबेंडनमेंट मतलब कि कोई रैयत है जो अपना ज़मीन जायदाद गांव छोड़ करके भाग जाता है, या अगर गांव छोड़ करके नहीं भी भागा तो अपना ज़मीन जायदाद छोड़ दिया और उसको जोत आबाद नहीं करता है और ज़मींदार उस ज़मीन को कब्जा कर लिया, तो भी वो ज़मींदार का हो जाता है और वो ज़मींदार का वो बकास ज़मीन हो जाता है। उसी तरह से सेक्शन 88 था, वो था बंटवारा करने के लिए पहले ज़मीन का जो रैयती ज़मीन है उसको बंटवारा करने के लिए रैयत को ज़मींदार से परमिशन लेना पड़ता था, बिना अनुमति के बंटवारा नहीं कर सकता था। तो उस कानून को अमेंडमेंट के द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो सेक्शन 88 अब नहीं रहा, वो रिपील हो गया। अब सेक्शन 89 आया 89। तो ये कहता है 89 से आपको कोई मतलब नहीं है। वो कहता है कानून में कि कोई भी जमींदार किसी रैयत को रैयती जमीन से बेदखल नहीं कर सकता है, इसे जोर जबरदस्ती से। कब करेगा, उसके लिए उसके विरुद्ध कोई केस लाना पड़ेगा। अब केस क्या लाना पड़ेगा, बेदखली का, इजेक्टमेंट का, खाली करने का, कि जमीन खाली कर दो। तो उसका प्रावधान कहा वो सेक्शन 25 में है। क्यों खाली करा देगा, कई कारण से खाली हो सकता है। उसमें मुख्य कारण है कि अगर जमींदार को लगान नहीं दिया रैयत, तो लगान नहीं देता था, लगान का बकाया हो गया, तो बकाया वसूली में जमींदार लोग केस करता था, उसको रेंट सूट बोलते थे। और रेंट सूट में अगर डिग्री हो गया और रेंट सूट में उसको हुआ कि 10,000 रुपया, 2,000 रुपया, 1,000 रुपया, 500 रुपया, जो भी हुआ, जिसका जितना रहा उतना रुपया डिग्री का जमा कीजिए। अगर डिग्री का रुपया जमा नहीं करता था तो उसी डिग्री के रकम में वो जमींदार नीलाम करा लेता था, और जब नीलाम करा लिया तो कोर्ट से वो दखल दहानी ले जाता था। तो जो नीलाम होता था उस नीलाम के कागज जो मिलता था उसको सेल सर्टिफिकेट अंग्रेजी में बोलते हैं, उसको उर्दू में बै सुल्तानी बोलते हैं, क्योंकि कोर्ट के तरफ से वो नीलाम का सर्टिफिकेट जारी किया जाता था। नीलाम हो जाता था और जमींदार अपने खुद खरीद लेता था बकाया के वसूली में। तो फिर उसके बाद कब्जा लेने के लिए कोर्ट से दखल दहानी जाता था, जिसको वारंट ऑफ डिलीवरी ऑफ पोजीशन बोलते थे। तो दखल कब्जा ले लिया, तब डिग्री हो गया तो डिग्री के आधार पर वो उसको खाली करा करके कब्जा ले लेगा। ये प्रावधान था पहले सेक्शन 25 में। और अलग सेक्शन में कि शासन में कोई टर्म्स एंड कंडीशन का वायलेशन किया, चूँकि ये भी एक टेनेंसी राइट है, ये एक जैसे कि किराएदार होता है उसी तरह से ये ज़मीन का किराएदार ही रैयत होता है।
उसको एब्सोल्यूट राइट टाइटल नहीं, वो तो मालिकाना हक तो जमींदार का ही रहता था और रैयत मालिक के मर्जी से जोतता था। और चूंकि उसको रैयत का लगान देने का उत्तरदायी था, लगान देते रहता था और मकान जो जमींदार है वो लगान लेता था, ऐसे वो किसी रैयत को हटा नहीं सकता था। इसलिए लोग मानते थे कि उसकी टाइटल हो गया, उसकी प्रॉपर्टी हो गई, और जब वो मर गया तो उसका बाल बच्चा का हो गया, फिर उसके अगर किसी को गिफ्ट कर दिया या बेच दिया तो जिसको बेच दिया उसका हो गया। ये सब कानून बीटी एक्ट के तहत प्रावधान था और रजिस्ट्रेशन एक्ट के प्रावधान के तहत ये सब ट्रांसफरेबल और हेरिटेबल यानी कि बिक्री करने लायक टेनेंसी था। हकरैती को बिक्री भी किया जाता था और उत्तराधिकारी द्वारा उत्तराधिकार में भी प्राप्त किया जाता था। तो ये सब प्रावधान था। तो इसी प्रावधान में वो जमींदार खाली नहीं करा सकता था ऐसे मनमर्जी से। अब जमींदार नहीं रहा, बिहार सरकार हो गया, तो बिहार सरकार भी किसी को खाली नहीं करा सकता। अब बिहार सरकार तो रेंट सूट फाइल नहीं करता है। अगर किसी को बहुत पहले, आजकल तो नहीं देखते हैं, बहुत पहले 30-40 साल पहले देखते थे कि कुछ रैयत का, बड़ा रैयत का मालगुजारी ज़्यादा बकाया हो गया तो सर्टिफिकेट केस, बिहार पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट के तहत वो सर्टिफिकेट केस बोलते थे, लगान वसूली के लिए कलेक्टर के यहाँ केस होता था या एसडीओ के यहाँ केस होता था, जिसको सर्टिफिकेट अफसर बोलते थे। तो वो सिर्फ सेक्शन 89 के बारे में आप जो कह रहे हैं, इस पर और इससे विशेष कुछ कहा ही नहीं जा सकता। सेक्शन 89 यही कहता है कि किसी रैयत को जमींदार जमीन से बेदखल नहीं कर सकता। कब बेदखल करेगा उसमें लिखा हुआ अपवाद में कि कोई कोर्ट का डिग्री होगा तो डिग्री के अनुसार ही बेदखल कर सकता। तो कौन सा डिग्री होगा, क्या डिग्री होगा, इससे आपको मतलब नहीं है, आपने सेक्शन 89 से किया है। वो डिग्री जनरली डिग्री ऑफ इजेक्टमेंट होता है, उसको इजेक्टमेंट सूट बोलते हैं, निष्कासन बाद या खाली कराने का बाद। वो होता था सेक्शन 25 बीटी एक्ट में, जनरली जब लगान बकाया हो जाता था तब तो करता था, या और किसी कारण से भी जमींदार कर सकता है, या और कोई दूसरे सूट में किसी तरह का डिग्री हो गया, कोई महाजन का डिग्री हो गया, कोई मान लीजिए कि कोई मनी लेंडर है, उससे रैयत ने कोई रुपया लिया, कर्जा लिया, या इजारा पट्टा करके कर्जा लिया और वो नहीं लिया, महाजन ने उस पर वसूली का केस किया और महाजन ने उसको वसूली में नीलाम करा दिया और वो नीलाम में जमींदार ने फिर नीलाम खरीद लिया, तो डिग्री दूसरे का है और नीलाम खरीदार जमींदार हो गया, तो फिर जमींदार को, या जो भी नीलाम कर दिया, खरीद लिया, तो नीलाम खरीद लिया तो उसको अधिकार हो गया, उसको दखल लेने का, उसको हटाने का। तो रैयत का रैयती राइट उसको मिलेगा और जमींदार अगर उसको ले लेता है तो जमींदार का उपकास्ट में करना। अगर एक रैयत का जमीन नीलाम हुआ, दूसरा रैयत उसको खरीदता है, तो उसका रैयतीय राइट उसको मिलता है, उसका रैयतीय जमीन रहेगा, उसके जगह पर वो रहेगा, वो फिर जमींदार को लगान देगा। लेकिन अगर वो नीलाम खरीदार खुद जमींदार है या जमींदार को सरेंडर या अबंडनमेंट से प्राप्त हो गया है, तो तीनों स्थिति में वो जमीन बकास्त बन जाता है और जमींदार खुद उसको अपने कब्जा में रख सकता है, जोताबाद कर सकता है, या उसके मरने के बाद उसका उत्तराधिकारी जो है, बाल बच्चा, वो जोताबाद कर सकता है, या वो चाहे तो किसी को बेच सकता है, या उसको फिर बंदोबस्त कर सकता है हुक्मनामा के जरिए या रजिस्टर्ड लीज के जरिए। तो ये सब प्रावधान था। तो बीटी एक्ट का आप लेक्चर सुनिए, अगर आपको कानून से इतना मतलब है जयप्रकाश जी, और इंटरेस्टेड है, क्योंकि आप पर शाखा पदाधिकारी है, तो आप पढ़े लिखे व्यक्ति है, तो बीटी एक्ट पर मेरा लेक्चर सुनिए और लैंड लॉ हिस्ट्री पर मेरा लेक्चर सुनिए, एबॉलिशन पर, जमींदारी है, तो बहुत सारा लेक्चर है, लैंड लॉज के ऊपर बहुत सारा लेक्चर है। उसमें जितनी भी आपकी जिज्ञासा है सभी जिज्ञासा शांत हो जाएगी। और आपके अनुरोध के हिसाब से हम 89 पर कोई विशेष स्कोप नहीं है लेक्चर वीडियो बनाने का स्पेशल, लेकिन समझिए कि आपके प्रश्न के आंसर में ये इतना हम एक्सप्रेशन दे दिए, तो इसी को आप समझिए कि सेक्शन 89 पर आपका स्पेशल लेक्चर हो गया, तो आपका भी प्रश्न का उत्तर हो गया। इसके बाद जो प्रश्न आता है, 7वां प्रश्न आता है, वो आता है संतोष कुमार राय। संतोष कुमार राय जी ने एक पेपर भेजा है, और पेपर भेजा है उसका फोटोकॉपी, हाँ हालांकि बहुत मुश्किल से निकला है, फिर तो पढ़ने लायक है। श्रीमान, इस पेपर से दाखिल खारिज होगा और सर्वे में खाता खुल सकता है, और ज़मीन 1976-77 से आज तक कब्जा में है। श्रीमान, मेरा क्वेश्चन का आंसर यूट्यूब पर नहीं आया, तो हमने जवाब दिया था वेट फॉर नेक्स्ट लेक्चर। तो आप सुन रहे होंगे
संतोष कुमार राय जी, तो आपका प्रश्न का हम उत्तर दे रहे हैं। आपने जो पेपर भेजा है वो पेपर को अगर आपने गौर से पढ़ा होगा तो चूंकि ओरिजिनल आपके पास है तो आप पढ़ सकते हैं। ये है सेक्शन 48 बीटी एक्ट, 48 बीटी एक्ट जो बटेदारी कानून जिसको कहते हैं, बटेदारी कानून से संबंधित प्रावधान है। वो बेटी एक्ट में किसी भी अंडर रैयत को यानी कि बटेदार को जबरदस्ती रैयत बेदखल नहीं कर सकता है। तो उसी को रोक लगाने के लिए अगर कोई रैयत है जो अंडर रैयत को यानी कि जो मूल रैयत है वो अपने बटेदार को जमीन से जबरदस्ती बेदखल कर रहा है, तो बटेदार को ये अधिकार है दफ़ा 48 में कोर्ट में जा करके DCLR कोर्ट में केस होता है, वो अपना केस कर सके और केस कर करके कोर्ट से प्रार्थना करे कि हमको बेदखल नहीं किया जाए, हमारा बटेदारी राइट है, हम इतना दिन से इस पर काम कर रहे हैं और हमको बेदखल नहीं किया जा सकता। हमें ये बटेदार 12 वर्षों से ज़्यादा से जो है तो हमको इसमें राइट हो गया है, हमको बेदखल नहीं किया जा सकता है। तो वो आदेश इसी तरह का ही आदेश है। ई आदेश के हिसाब से आप बटेदार हैं और बटेदार हैं तो बटेदार के नाम से अलग से अगर बटेदारी खाता खुलेगा, अगर नया खतियान बन रहा है तो आप ऐसे बटेदार ही रहिएगा, आप रैयत नहीं होइएगा। बटेदार को रैयत डिक्लेयर कराने के लिए उसी में प्रावधान है, वो उस प्रावधान के अंतर्गत आपको सर्टेन कंडीशन है कि कितना दिन से कब्जा होना चाहिए और उसका कितना लगान लगता है, उसका 40 गुना लगान देने के बाद DCLR कोई पावर है कि आपको रैयत डिक्लेयर कर देगा, उसकी सुनवाई होगी, केस चलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप हमारा ज़मीन हो जाएगा, हमारा खतियान में रैयती राइट हो जाएगा, तो आपको पहले डिक्लेयर कराना पड़ेगा। अगर आप डिक्लेयर नहीं कराए हैं और उतना पैसा नहीं जमा किए हैं तो आपको सिर्फ इस आदेश के आधार पर खतियान में आपका एंट्री नहीं हो सकता है, खतियान में आपका एंट्री नहीं हो सकता है और न इसके आधार पर आपका दाखिल खारिज हो सकता है। सर्वे में खाता खुलेगा तो खुलेगा एज ए अंडर रैयत का, बटेदार का आपका खाता खुलेगा। अगर अलग से बटेदार का खाता बंद, पहले पुराना सर्वे के समय, कैडेस्ट्रल सर्वे के समय सिकमी खाता भी अलग से बनता था, तो मेन खाता में जो मेन रैयत का जो खतियान है उसमें दाहिने तरफ रिमार्क कॉलम में बटेदार का नाम दिया रहता था, या सिकमीदार भी बटेदारे कहलाता है, नाम दिया रहता था। और अलग से बहुत ज़्यादा किसी किसी एरिया में बहुत ज़्यादा सिकमीदार रहते थे तो सिकमी खतियान भी अलग से तैयार होता था। तो जो सिकमी खतियान होता था उसमें बाएं तरफ सिकमीदार का नाम रहता था। तो वो समझ लीजिए कि सिकमीदार जो हो गया रैयत हो गया और उसका जो मालिक हो गया जो मूल रैयत हो गया। तो मूल रैयत को ही वो उपज जितना टर्म्स एंड कंडीशन है, जो शर्त होता है बटेदारी का, अगर आधा ही है, कहीं 20 सेर है, 20 सेर है, कहीं 30 सेर, 10 सेर, जो भी हो, 25 सेर, 15 सेर, जितना भी अनाज में बंटवारा करने का था, जहाँ भी शर्त था या लोकल कस्टम था, उसके हिसाब से वो अपना मूल रैयत को देता था उपज में और उसके आमदनी में। तो वो सिकमी खतियान बन सकता है। और आपका यही कारण है दाखिल खारिज नहीं होगा, दाखिल खारिज तो नहीं होगा इसलिए कि जो रैयत है उसके नाम में अगर खतियान चल रहा है, उसके नाम में रसीद कट रहा है और उसके नाम में जमाबंदी है, तो वो आपको राइट टाइटल इंटरेस्ट रैयती तो मिला नहीं है, तो आपका दाखिल खारिज नहीं हो सकता है, पहला जवाब। दूसरा, सर्वे में खाता खुल सकता है एज ए बटेदार, तो उसका खाता खुलेगा उसके नाम से, रिमार्क कॉलम में आपका नाम रहेगा बटेदार। अगर अलग से बना रहा है सिकमी खाता या बटेदारी खाता तो फिर अलग से बटेदारी खाता में आपका नाम खुल सकता है, लेकिन बटेदार से ज़्यादा आपको कोई राइट नहीं मिलेगा। अब अगला प्रश्न है संतोष कुमार मधुबनी से। श्रीमान CS खतियान में खेसरा के चौहद्दी में चारों दिशा लिखा रहता है, लेकिन RS खतियान में चौहद्दी को 2 ही दिशा लिखा रहता है, उत्तर और दक्षिण, क्या कारण है? मैं संतोष कुमार मधुबनी से। इसका अपेरेंटली कोई कारण नहीं है। चौहद्दी इसलिए दिया जाता है कि कुछ प्लॉट का पहचान हो सके, आइडेंटिटी के लिए, उसके पहचान को इंगित करने के लिए लिखा जाता था चारों तरफ। तो पहले भी जब कैडेस्ट्रल सर्वे के पहले जो पुराना सर्वे था, अकबर सर्वे वगैरह हुआ था, उसमें भी चौहद्दी नहीं रहता था, दुहद्दी ही रहता था।
कैडेस्ट्रियल सर्वे के समय चौहद्दी चारों तरफ का लिखा जाए। अब आरएस में अगर कोई सरकार का इंस्ट्रक्शन होगा या प्रैक्टिस में ये लोग अडॉप्ट कर लिया होगा तो समय कम लगे, समय के बचत के कारण, और उसका कोई अपरेंट रीजन नहीं है और न कोई कानून में ऐसा कुछ हमने प्रावधान देखा है। इसका तो जवाब जो सर्वे से जुटे हुए जो पदाधिकारी है वो सही जवाब दे सकते हैं कि उन लोग को कोई दिशा निर्देश है या इंटरनल इंस्ट्रक्शन है, कोई लेटर है या एक्सिक्यूटिव ऑर्डर है जिसके तहत ऐसा होता है। लेकिन ऐसा होना कोई गलत नहीं है, क्योंकि उससे भी आइडेंटिटी हो जाती है। दोनों तरफ का अगर चौहद्दी मिल जाता है तो प्लॉट का पहचान होता है। चौहद्दी सिर्फ प्लॉट के पहचान के लिए दिया जाता है, इसलिए दोनों का पर्पस सही है। चौहद्दी लिखा हुआ है तो ठीक है, चौहद्दी नहीं लिखा हुआ है, दो हद्दी है मैंने दो ही हद लिखा हुआ है तो उससे भी प्लॉट का आइडेंटिफिकेशन हो सकता है, तो गलत नहीं है। उसका क्या कारण है और रीजन क्या है कानून के तहत में, ये हम नहीं बता सकते। हमने उसका कोई कारण देखा नहीं है, उस पर नहीं ध्यान गया है, न मैंने खोजा है। फिर भी हम कोशिश करेंगे, अगर कुछ मिल जाएगा, रिसर्च करेंगे, पता चलेगा तो आपको बता देंगे या अगले लेक्चर में हम बता देंगे। ऐसे आप किसी भी जो सर्वे से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जो सर्वे का काम कर रहे हैं या कोई पदाधिकारी है, तो उनसे आप इसके बारे में पूछ सकते हैं। कुछ छोटी छोटी किताबें बाजार में उपलब्ध है, सर्वे मार्गदर्शिका, सर्वे निर्देशिका वगैरह, वो सब कुछ किताब आप खरीदिए तो उस सब किताब में आपको पढ़ने को देखने को मिल सकता है। बाकी हम लोग जो खरीदते हैं वो एक्ट खरीदते हैं, जो एक्ट है जो लॉ पब्लिशर्स लोग सब आता है, उसमें बहुत सा चीज़ जो है लेटर वगैरह सरकार का एक्सिक्यूटिव इंस्ट्रक्शन वगैरह उस सब के बारे में नहीं रहता है। वो अलग से फिर कुछ किताब लोग छाप करके बेचते हैं, तो ज़रूरत पड़ने पर हम लोग कभी कभी किसी केस में ज़रूरत पड़ा तो खोजते हैं। लेकिन अभी आपका सवाल का जवाब यही है कि दोनों सही है। क्यों लिखा जाता है इसका कानूनी कारण हम नहीं बता सकते। उसके बाद का प्रश्न है सरोज कुमार मुजफ्फरपुर। इनका लंबा चौड़ा प्रश्न है, कुछ प्रश्न का तो हम पहले जवाब दे चुके हैं, फिर भी हो सकता है कि व्हाट्सएप पर उतना ध्यान नहीं दिए होंगे और बहुत से लोग बराबर रिपीट करते रहते हैं, रिमाइंड करते रहते हैं, इसलिए हम पढ़ देते हैं। क्योंकि प्रिंट इनका निकल गया और साफ साफ लिखा हुआ था, छपा हुआ था, इसलिए हम प्रिंट निकालें। सर प्रणाम, चरण स्पर्श। खतियान वो जमीन के किस्म से जुड़ा हुआ मेरा प्रश्न है। शिक्षा विभाग मुजफ्फरपुर, बिहार सरकार, राज्यपाल बिहार सरकार, अनावास सर्वसाधारण, जिला परिषद, गैर मजरूआ आम, गैर मजरूआ खास आदि के नाम से रिविजनल सर्वे में अलग अलग नाम से खतियान खुला हुआ है। तो इसमें मेरा प्रश्न है कि इन सभी में क्या अंतर है, जबकि सभी तो सरकारी जमीन का ही प्रकार है। कृपया विस्तार से अंतर समझाएं। तो इसका उत्तर तो हम पहले पुराने लेक्चर में दे चुके हैं, आप जरूर सुने होंगे, फिर भी देते हैं। ये सरकार का अलग अलग विभाग है, अलग अलग विभाग के नाम से भी दर्ज हो सकता है, और अलग अलग विभाग का अगर है तो उस पर उसी का स्वामित्व रहेगा और दूसरा विभाग उस पर कुछ नहीं कर सकता। अभी सरकार का ही सब अंग है, लेकिन जिसके डायरेक्ट कंट्रोल में है जो भूमि, तो उसको सुविधा के लिए उस विभाग का नाम दे दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि जैसे मानिए कि जिला परिषद लिख दिया गया, तो जिला परिषद लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का ही एक पार्ट है, लेकिन वो बिहार सरकार का नहीं हुआ। जिला परिषद एक अलग आइडेंटिटी है, तो जिला परिषद। उसी तरह से विद्युत बोर्ड है या और भी कोई बोर्ड या कॉरपोरेशन है तो सरकार के तहत ही है, उसको इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ द स्टेट बोलते हैं, सरकार का ही एक विंग है, तो जिसके नाम से उसका माना जाएगा तो वो एक जो लिखा हुआ उसकी मान्यता है। गैर मजरूआ आम, गैर मजरूआ खास, ये सब के बारे में आपको बता चुके हैं कि गैर मजरूआ आम होता है जो आम जमीन होता है, इस पर आम आदमी का कब्जा होता है, और गैर मजरूआ खास होता है जो खास जो जमींदार का होता था। तो आज के तारीख में गैर मजरूआ खास नहीं जमीन है, अगर कहीं पर पुराना एंट्री है गैर मजरूआ खास का और उसमें कोई रैयत का कब्जा नहीं तो बिहार सरकार का माना जाएगा। तो शिक्षा विभाग मुजफ्फरपुर यानी कि ये गवर्नमेंट का ही है, लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट का होगा। अब बिहार सरकार है तो डायरेक्ट बिहार सरकार का ही है, और राज्यपाल है तो बिहार सरकार का ही। राज्यपाल जो है बिहार सरकार का लीगल हेड है, उन्हीं के नाम से बिहार सरकार का सारा आदेश जारी होता है। और अनावाद अनावाद मतलब जो आबादी नहीं होता है, अनावाद का मतलब अनकल्टिवेबल, जिसको गैर मजरूआ बोलते हैं, और सर्वसाधारण का मतलब आम हो गया। तो अनावाद सर्वसाधारण का मतलब हुआ गैर मजरूआ आम। तो गैर मजरूआ आम जो हुआ ये सरकार की जमीन नहीं है, ये आम जनता के उपयोग की जमीन है, लेकिन ओवरऑल इसका कस्टोडियन और इसका देख रेख करने वाला सरकार ही है। तो डायरेक्ट इस सरकार में निहित नहीं होता है,
ये निहित होता है आम पब्लिक में, और जहाँ जहाँ ग्राम पंचायत एक्ट लागू है तो ग्राम पंचायत में इसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट निहित है। तो इसलिए उस हिसाब से अलग भी है और नहीं तो एक भी है। फिर जिला परिषद बता दिए वो अलग है, और गैर मजरूआ आम बता ही दिए। अनावाद बिहार सरकार सर्वसाधारण या गैर मजरूआ आम सब एक ही हुआ, इसलिए कोई खास फर्क नहीं है। आप अपना ज्ञान वर्धन के लिए पूछे हैं तो ठीक है, हम फिर से एक्सप्लेन कर दिए। अब आगे लिखते हैं। सर, उपरोक्त टॉपिक पर आपके वीडियो को देखकर मुझे पहले के अपेक्षा समझ स्पष्ट हुआ, कुछ कंफ्यूजन दूर हुआ है। इस टॉपिक से रिलेटेड और भी कुछ प्रश्न हैं, उसे कृपया विस्तार से समझा दीजिए ताकि मेरा उलझन दूर हो सके। तो ठीक है, उलझन आपका दूर हो गया। फिर भी आगे लिखते हैं, वर्तमान समय में कोई भी जमीन गैर मजरूआ खास श्रेणी की भूमि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के बाद उक्त जमीन तो बिहार सरकार में वेस्ट कर गया। तो जो पहले गैर मजरूआ खास जो होता था, आज वही अनावाद बिहार सरकार हो गया है। तो अभी भी है, तो मालिक के जगह पर खास का मतलब होता है मालिक को इंगित करता है वर्ड जो खास है। खास किसका? चूंकि सारी जमीन जमींदारी के समय जमींदार का ही माना जाता था, तो इसलिए खास जो है वो जमींदार को इंगित करता है। तो आज जमींदार बिहार सरकार हो गया, जमींदार की जगह पर बिहार सरकार आ गया, तो उसको अब गैर मजरूआ नहीं लिख करके लोग हिंदी में लिखते हैं अनावाद बिहार सरकार, माने गैर मजरूआ है अब बिहार सरकार का है। तो इसका मतलब है कि जो गैर मजरूआ खास था आज वो बिहार सरकार का अनावाद बिहार सरकार है, दोनों एक ही चीज हुआ। तो ये आपका कहना है कि वर्तमान समय में कोई जमीन गैर मजरूआ खास श्रेणी की भूमि नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं, आज भी है। आज भी बहुत सा जमीन है जो बिहार सरकार का है, अनावाद बिहार सरकार की जमीन बहुत सारी है, बहुत से खतियान में मिलेगा। अब क्योंकि जमींदारी प्रथा के उन्होंने बाद उक्त जमीन तो बिहार सरकार में वेस्ट कर गया, तो वेस्ट कर गया तो हो ही गया, तो वेस्ट कर गया तो वही हो गया अनावाद बिहार सरकार, तो एक ही चीज हो गया। हिंदी में उसका रूपांतर हो गया, लेकिन वो उसी प्रकृति का जमीन रह गया, गैर मजरूआ खास ही रह गया। यानी कि गैर मजरूआ अनावाद रह गया और खास माने बिहार सरकार का रह गया। तो वो खास पहले भूतपूर्व जमींदार के लिए इस्तेमाल होता था, आज वो खास सरकार के लिए हो गया, इसलिए कोई फर्क नहीं, दोनों एक ही चीज है। दूसरा है, क्या बिहार सरकार या अंचलाधिकारी एसडीओ एवं कलेक्टर द्वारा वर्तमान में जो पर्चा निर्गत करके जो जमीन दी जाती है वह जमीन क्या गैर मजरूआ आम प्रकृति की होती है? नहीं, गैर मजरूआ आम को तो पर्चा देने का कोई अधिकार ही नहीं सरकार या सरकार के किसी पदाधिकारी को। गैर मजरूआ खास जो जमीन है, यानी कि अनावाद बिहार सरकार जो जमीन है, वो बिहार सरकार उसको पर्चा दे सकती है और गैर मजरूआ आम का पर्चा नहीं दे सकती। उसी तरह से बकास जमीन एवं गैर मजरूआ खास में क्या अंतर है, ये अभी कुछ देर पहले हम जो एक प्रश्न के उत्तर में बता चुके हैं। अब पहले बकास का लेक्चर मेरा करीब 13-14 लेक्चर है। आपको और डिटेल नॉलेज चाहिए तो सब लेक्चर को 1 बाय 1 खोजिए, प्लेलिस्ट में जाके देखिए और पूरा आपको ज्ञान हो जाएगा, पूरा नॉलेज होगा। बकास में और गैर मजरूआ खास में अंतर यही है कि बकास भी जमींदारे का है और गैर मजरूआ खास भी जमींदारे का है, लेकिन बकास जमीन एक समय में रैयत की जमीन थी और बाद में वो जमीन जमींदार के कब्जे में आया तो उसका नेचर बकास हो गया। 3 तरीका बताए थे कैसे जमींदार क्या था। और गैर मजरूआ खास शुरू से जो जमींदार के कब्जे में रहा, उसकी खेती नहीं होती थी तो गैर मजरूआ खास हुआ। दोनों प्रकार के जमीन को सब उत्पत्ति कैसे हुई और वर्तमान समय में इसकी क्या स्थिति। उत्पत्ति का सवाल यही कि जो जमीन जिस समय सर्वे हुआ, कैडेस्टर सर्वे हुआ और कैडेस्टर सर्वे के दौरान वो जमीन पाया गया सारा जमीन जमींदार का है। जैसे मान लीजिए इसको हम समझाएं कि पटना जिला के हम जमींदार हैं, पटना जिला में 1000 एकड़ जमीन है, तो पूरा 1000 एकड़ जमीन मेरा ही माना जाएगा और उसके मालिक हम ही माने जाएंगे। और उसमें 100 गो रैयत है, कोई 5 बीघा, कोई 2 बीघा, कोई 10 बीघा या 20 बीघा, जो भी तो रैयत जो जोत रहा है वो रैयत का हो गया। जो हमारे खास कब्जा में जिसमें जोत आवाज नहीं होता वो गैर मजरूआ खास मेरा हो गया। अब कुछ जमीन जो आम जनता के कब्जा में उपयोग में है तो वो गैर मजरूआ आम हो गया। तो वो स्थिति उस समय थी, उसी के हिसाब से खतियान में उसकी एंट्री होती थी। तो इसलिए ये कहना बकास जमीन गैर मजरूआ खास में क्या अंतर है, तो वो आप समझिए दोनों प्रकार के जमीन की उत्पत्ति कैसे हुई एवं वर्तमान समय में इसकी क्या स्थिति। वर्तमान समय में बकास जमीन अगर है पहले से, तो जमीन बकास का बंदोबस्ती किसी को कर दिया जमींदार ने, तो जिसको बंदोबस्त कर दिया उसकी जमीन हो गई। अगर जमींदार ने बंदोबस्त नहीं किया और वेस्टिंग के समय जमींदार का ही कब्जा था, तो माना जाएगा कि जमींदार उसका रैयत हो गया और सरकार उसका मालिक हो गया, तो वो रैयती जमीन हो गया। अब रैयती जमीन पर उसका अगर कब्जा है
तो उसको लगान देना पड़ेगा, उसका लगान निर्धारण करना पड़ेगा। उसके बारे में बता चुके हैं कि वो फॉर्म एम होता है, रेंट रोल बनता है, और रेंट रोल के हिसाब से वो जमींदार जो भूतपूर्व जमींदार था उसका जो उत्तराधिकारी अभी है उसकी रईती जमीन मानी जाएगी और सरकार उसका मालिक माना जाएगा। और गैर मजरूआ खास जो जमींदार का था, अगर उस समय गैर मजरूआ खास था उसको भी जमींदार ने किसी को बंदोबस्त कर दिया और उसका लगान निर्धारण हो गया, तो वो काबिल लगान उसको बोलते थे, काबिल लगान केस करके और लगान निर्धारण हो गया, तो वो भी जिसका लगान निर्धारण हुआ और उसकी रईती जमीन हो जाती। अगर मान लीजिए कि आज भी गैर मजरूआ खास जमीन है और सरकार के कब्जा में है, जमींदार का खत्म हो गया, तो वह नाबाद बिहार सरकार हो गया, तो बिहार सरकार उसको चाहे तो किसी को बंदोबस्त कर सकता है। तो यही उत्पत्ति ऐसे ही हुआ। जो शुरू में जिस जमीन की खेती नहीं होती थी वो गैर मजरूआ कहा जाता था और जमींदार के कब्जा में था। और शुरू में जिस जमीन की, कास्ट का मतलब ही होता है खेती की जमीन, तो जो रैयत के जमीन में था उसको रैयती कास्ट बोलते हैं, और जो जमींदार के कब्जा में था जमीन उसको बकास बोलते हैं, या उसको खुद कास्ट भी बोलते हैं। अब खुद कास्ट के अलावा उसको जीरात भी बोलते थे, तो कहीं कहीं जीरात भी बोलते थे। तो जमींदार जिस जमीन पर खेती स्वयं करता था वो उसका बकास जमीन हो गया। खेती की जमीन तो जमींदार अपने कोई रखा नहीं था शुरू में, बाद में जमीन सब आने लगा। तो अगर शुरू में जमींदार खेती की जमीन कुछ रखा था, शुरू में भी अगर रखा हो, तो वो तो जमींदार खुद था, वो किसी को लगान देता नहीं था। तो अगर वो जब जमींदारी का सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, जब शुरू हुआ जमींदारी सिस्टम, तो कुछ जमीन अगर जमींदार ने अपने कब्जा में रख लिया, जो तवाद में रखा, तो शुरू से उसका बकास हो गया और बाद में भी बकास हो सकता है। प्रक्रिया हमने बता दिया। तो उत्पत्ति यही है, दोनों का अलग अलग समझ लीजिए। जो जमीन खेती होती थी जमींदार के कब्जा में था वो बकास हो गया, जो जमीन में खेती नहीं होती थी जमींदार के कब्जा में था वो खास हो गया। तो जैसे शुरू में स्थिति थी उसी के हिसाब से जब सर्वे हुआ तो उसका एंट्री हुआ खतियान में, और उसी के हिसाब से जब कानून बना, बीटी एक्ट बना, तो सब जमीन का वर्गीकरण हुआ, और वर्गीकरण के हिसाब से उसको बोलचाल की भाषा में या डॉक्यूमेंट में कागजात में दर्ज होने लगा। उसके बाद कहते हैं गैर मजरूआ आम भूमि की उत्पत्ति कैसे हुई। गैर मजरूआ आम भूमि की उत्पत्ति कैसे, भूमि की उत्पत्ति कैसे हुई, तो उसका इतिहास जानिए। पृथ्वी कैसे बनी, पहले तो जल ही था चारों तरफ, धीरे धीरे पृथ्वी बनी। पृथ्वी बनी तो जैसे पृथ्वी बनी उस वक्त पेड़ पौधा उगने लगा, फिर उसको जंगल हो गया, जंगल को लोग सिविलाइज हुआ तो अपने अपने कब्जा में करके जंगल काट करके उसको खेती बाड़ी करने लगा। खेती बाड़ी करते 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 उसको खेती के लायक बनाया। तो सभी जमीन तो शुरू में खेती के लायक नहीं था, तो शुरू में जितना भी जमीन था गैर मजरूआ भूमि ही था। तो अपने आप गैर मजरूआ भूमि की उत्पत्ति हुई। जैसे धरती की उत्पत्ति हुआ तो धरती की उत्पत्ति तो मजरूआ तो था नहीं, उस समय तो इतनी सभ्यता थी नहीं कि आदमी जब सभ्य हुआ तब ने खेती करना शुरू किया। पहले तो आदमी जंगली था, जंगल में रहता था, कंद मूल फल फूल खाता था। अब बाद में जब और सिविलाइज हुआ तो जंगली जानवर का शिकार उकार करता था। शिकार, पाषाण युग आया, लौह युग आया, पत्थर से औजार बनाता था, लोहा से औजार बनाता था और मारता था जानवर को, बनाता था। फिर आग का आविष्कार हुआ, फिर उसको पका के खाने लगा। फिर देखा कि और जंगल को साफ किया, उसमें खेती बाड़ी करने लगा, अनाज उत्पन्न करने लगा। तो ये तो जब हजारों वर्ष या लाखों वर्ष पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित है और भूगोल शास्त्री से संबंधित है। ये कब हुआ, पृथ्वी की आयु कितनी है, उस समय से इसको लिया जा सकता है। तो ये अपने आप पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई उसी समय गैर मजरूआ आम भूमि की उत्पत्ति हो गई, ये आप मान के चलिए। उसके बाद प्रश्न लिखते हैं, जमींदारी प्रथा के समय में जमींदार के पास गैर मजरूआ आम, गैर मजरूआ खास, बकास जमीन के अलावा और किन किन प्रकार के जमीन होता था। इसके अलावा और कोई जमीन नहीं होता था। बाकी जो होता था रईती जमीन होता था, रईती जमीन रैयत के पास रहता था, और उसके अलावा उसके पास जमीन नहीं होता था, मकान होता था, कचहरी होता था, उसका बिजनेस अगर हो, फैक्ट्री था या गंज गोला था, बिजनेस था, तो ये सब होता था। तथा उसके पास निजी जमीन कौन कौन से प्रकार का होता था, तो जितना तरह का आज देख रहे हैं उस समय भी उस तरह का होता था। तो उसमें से खेती की जमीन के अलावे वो बाग बगीचा होता था और तालाब होता था, मंदिर वगैरह जो था, जो जैसा जमींदार था उसके पास था, और कचहरी का बिल्डिंग था, और मार्केट वगैरह कहीं पर था, अगर बाजार उजार था तो हाट बाजार था, वो सब जमींदार के पास था। तो बहुत तरह तरह का जमीन होता था, अलग अलग प्रयोग के लिए जमींदार अपने इस्तेमाल में लाता था।
जमींदार का अपना जंगल भी होता था, और जंगल में भी वो लकड़ी लेता था, लकड़ी का व्यापार करता था, या जंगली जानवर का शिकार करता था। इस तरह का भी भूसा मिलेगा पुराना जमींदार के यहाँ, कागजात में पुराना में मिलेगा। फिर लिखा हुआ है उसके पास निजी जमीन कौन कौन से प्रकार का होता था। एक ही बात को बार बार लिख रहे हैं तो आपको इतना रिसर्च करना चाहिए। अगर ये सब प्रश्न क्या, ये सब तो कोई काम का प्रश्न नहीं है, ये सब आपके कोई प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना है। फिर भी हम इतना डिटेल में आप मेहनत किए हैं तो हम भी जवाब दे रहे हैं। वो जमींदार के पास सब तरह का जमीन था, और अपने निजी उपयोग में भी लाता था, जब जैसा। जैसे आप देख रहे हैं उसमें कोई रुकावट तो नहीं था, जमींदार मालिक है तो जैसे अगर आपके पास 100 एकड़ जमीन है तो आप उस जमीन के मालिक हैं, आप उसमें जो फसल उगाइए, उसमें मकान बना दीजिए, दुकान बना दीजिए, उसे तालाब बना दीजिए, उसमें बाजार बना दीजिए, मॉल बना दीजिए, सिनेमा हॉल बना दीजिए, फैक्ट्री बना दीजिए, तो आपकी मर्जी। तो जमींदार हर तरह का काम करता था, जो जैसा जमींदार था तो सब तरह का मिलेगा। ये कोई बाध्यता नहीं थी कि जमींदार यही काम करेगा, नहीं करेगा। जमींदार है जो सिर्फ लगान वसूल करेगा, चुपचाप बैठा रहेगा। बहुत से जमींदार लोग थे तो उस जमाने में भी तरह तरह का बिजनेस भी करते थे। उनका फैक्ट्री भी था, गोला वगैरह चलता था, गल्ले का व्यापार भी करते थे, कहीं पर फेरी का बिजनेस करते थे, और तरह तरह का बिजनेस लोग करते थे। तो वो उनका अपना आउटलुक था। और जमींदार लोग तो सिनेमा हॉल भी बनाए हुए शहर में जो रहते थे, सिनेमा हॉल चलाते थे। तो बिल्डिंग के अलावे, रहने के अलावे, मकान के अलावे और तरह तरह का स्कूल कॉलेज भी बनवाते थे। उनका निजी स्कूल, निजी कॉलेज वगैरह सब रहता था, और उसको अपने चलवाते थे, अपने खर्चा पर चलवाते थे, और धर्मशाला वगैरह भी बनवाते थे। तो बहुत तरह का काम करते थे, पब्लिक के फायदे के लिए करते थे और अपने लाभ के लिए भी करते थे। क्या अंग्रेज जब किसी जमींदार को भूमि बंदोबस्त करते समय ही यह भी तय करता था कि अमुक जमीन निजी आपका होगा और अमुक जमीन निजी नहीं होगा? ऐसा ही कुछ होता था क्या? नहीं। जो एरिया में जो जमींदार को जमींदारी राइट मिला, तो एक एक इंच का मालिक वो जमींदार हो गया। अब वो जमींदार की मर्जी कि उसको क्या करे, उसका जमीन का वर्गीकरण करे, किसको दे, अपने जोते, कैसे बंदोबस्त करे, ऐसा कुछ तय नहीं होता था। एरिया डिटर्मिन होता था, इलाका और उसका क्षेत्रफल, और उसका फिर कंपनसेशन कितना उसको देना पड़ेगा, जो अंग्रेज उससे लेता था, शुल्क लेता था, उसका जो जमींदारी के बदले में रेंट लेता था अंग्रेज जमींदार से, वो सब तय होता था। और एरिया और उसका क्षेत्रफल और उसका बाउंड्री वगैरह अंग्रेज तय करता था। तो उसके अलावा और कुछ नहीं होगा। ऐसा ही कुछ होता था क्या, या कुछ दूसरी बात है? या बंदोबस्त करते समय उसके पास जो पहले से जमीन रहा होगा, केवल वही जमीन निजी होता था? ऐसा नहीं। जमींदार के पास पहले से जमीन कहाँ से था? पहले से तो कोई ज़मीन था ही नहीं, और पहले कोई ज़मींदार था नहीं। तो ज़मींदारी सिस्टम के पहले आप जाइएगा तो हिस्ट्री में जाइए, लैंड लॉ हिस्ट्री ऑफ बिहार, मेरा लेक्चर सुनिए। बहुत ज़्यादा आप इंटरेस्टेड हैं तो 2 घंटा 40 मिनट का लेक्चर है, हिस्ट्री ऑफ लैंड लॉ ऑफ बिहार। वो आप सुन लीजिए तो सारे प्रश्न का 2 घंटा 40 मिनट का लेक्चर है, आप बढ़िया सुनिए। हिस्ट्री ऑफ लैंड लॉ ऑफ बिहार पूरा डिटेल बताए हैं। तो आपको फिर से हम यहाँ पर शॉर्ट में बता देते हैं। सर, समाज में एक आम धारणा बना हुआ है तथा कई लोगों के द्वारा मुझे भी सुनने को मिला है कि अंग्रेज भारत को जाते समय अपना निजी व सरकारी जमीन अन्य भारतीय को लिखकर, मतलब केवाला, पट्टा एवं दान पर आदि चले गए, या क्या यह सही है? नहीं, कहीं सही भी है, कहीं नहीं भी सही है। इसलिए सही नहीं है कि जब अंग्रेज यहाँ थे तभी नहीं, अंग्रेजी के टाइम 1793 में बंगाल में, ये जो अभी बिहार, उड़ीसा, झारखंड और बंगाल और बांग्लादेश सही सब एरिया है, अर्स्टवाइल बंगाल जिसको कहते हैं, अनडिवाइडेड बंगाल में 1793 में ये बंगाल कोड लागू हुआ, जिससे कि जमींदारी प्रथा हुई। पूरे हिंदुस्तान में 3 तरह के प्रथा है, मालवाड़ी सिस्टम, रैयतवाड़ी सिस्टम और जमींदारी सिस्टम। तो उसके बारे में हम एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी एक्ट में बताए हैं, और लैंड लॉ, हिस्ट्री ऑफ लैंड लॉ में बताए हैं। तो अगर आपको और जानना है तो वो सब पर आप सुनिए। और उस पर हम किताब भी एक लिखे हैं, अभी छपा नहीं है, अभी कुछ उसमें करेक्शन बाकी है। अगर किताब पढ़ना होगा तो बाद में किताब बाजार से खरीदिएगा, जब छप जाएगा तो हम बता देंगे। तो ये सब जो ज़मीन है, सारा ज़मीन उस समय
जमींदारी सिस्टम शुरू होने के समय जब एरिया डिफाइन हो गया, वो एरिया पूरा जमीन जो है, मान लीजिए कि एक जमींदार पटना जिला में किसी को दिया, तो पटना जिला का जितना क्षेत्रफल था, टेरिटोरी, उसका एक जमींदार बना दिया। या पटना जिला में 3-4 सब डिवीजन था, तो एक एक सब डिवीजन में एक जमींदार बना दिया। वो एरिया डिफाइन कर दिया, तो उसके अंदर का जितना भी चीज़ है, एक एक इंच जमीन उस जमींदार का माना जाएगा। और उसको जमींदार को अपने रखना है, कब्जा में रखना है, उसको जोतवाना है, क्या करना है, कैसे कंट्रोल करना है, वो जमींदार का आउटलुक था। अंग्रेज से कोई मतलब नहीं। तो जैसे ही जब पहले मुस्लिम शासन काल था, तो मुस्लिम जो शासक था वो जोत आबाद करने के लिए रैयत को देता था, और उस मुनसबदार होता था, उसके यहाँ भी दरबार में कुछ एम्प्लाई जो होते थे, उनके यहाँ जो नौकरशाह होते थे, मुंशी, मैनेजर, पटवारी, सब जितना तरह तरह के लोग थे, मनसबदार होते थे, सेनापति होते थे, जो भी होता था, उस सब को जमीन दिया जाता था। उस जमाने में सैलरी बहुत कम मिलता था, नगद रुपया कम मिलता था। जब काम करने के एवज में नौकर चाकर वगैरह सबको भी वो जमींदार जो है जमीन ही जोताबाद करने के थे। यहाँ तक कि जब अंग्रेज हुकूमत आया, अंग्रेज लोग ने जब फौज को बहाल किया, तो मिलिट्री लोग को भी और जो पुलिस लोग को था, उस समय जमीनें मिलता था, नगद सैलरी नहीं मिलता था जोताबाद करने के लिए, वो ग्रांट एक तरह से होता था। तो वो सभी अंग्रेज अपना सिस्टम, मुसलमान वाला सिस्टम जो था, जो था उसको ख़त्म करके धीरे धीरे जमींदारी सिस्टम लाया। और जमींदारी सिस्टम के पहले मुस्लिम जो शासक रहे हैं, मुगल शासक लोग, वो लोग भी ज़मीन को देते थे, और वो लोग भी टैक्स लेते थे रैयत से जो जोतता था। उनके यहाँ भी उस समय जैसे कि बड़े बड़े रैयत होते थे, छोटे रैयत होते थे उस ज़माने में, तो उसका अलग वो लोग अपना नियम कानून चलाते थे। उसके बारे में आपको कोई ज़्यादा मुस्लिम सिस्टम के बारे में किताब में कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा। कुछ हिस्ट्री के बुक में, इतिहास, पुराना इतिहास में मिलेगा, कहीं कहीं कुछ रेफरेंस मिलेगा। तो ये आपका ये कहना है कि अंग्रेज लोग बेच गए, नहीं। कुछ जैसे कि जमींदार बनाए पटना में, मान लिए कि हम पटना जिला के जमींदार हो गए, और दरभंगा जिला के जमींदार एक अंग्रेज बन गया। तो अंग्रेज भी बहुत सारा भारत में रहता था, जो अंग्रेज वहाँ से आया, व्यापार करने के लिए आया, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उसका बहुत सा आदमी, उसका ऑफिसर, एम्प्लाई लोग इंडिया में रह गया। और जब शासन करने लगा ईस्ट इंडिया कंपनी, शासन में उसके प्रशासन में लोग आ गए, तो वो लोग को भी जमींदारी में ज़मीन मिलने लगा। कुछ कुछ एरिया का अंग्रेज लोग जमींदार हो गया। तो वो ऐसा अंग्रेज जमींदार जो जाने लगा हिंदुस्तान छोड़ के किसी कारण से, तो वो लोग बेच करके चला गया, दूसरे जमींदार को गिफ्ट में दे दिया, ये बेच करके दिया। जैसे दरभंगा महाराज को जमींदारी जो मिली थी, वो अंग्रेज की ही जमींदारी थी, अंग्रेज ने ही जमींदारी दरभंगा महाराज को दिया था, बहुत बड़ा जमींदार था। उसी तरह से और भी गया जिला में रामविलास सिंह करके है, उसका कोठी है, उसको जमींदारी जो मिला था उस इलाका में, झारखंड इलाका में, माइका माइंस का एरिया में मिला था। तो वो एक अंग्रेज जमींदार था, उसी ने उसको दे दिया। तो कहीं अंग्रेज ने किसी इंडियन को खुश होकर के किसी कारण से दे दिया, और कहीं किसी ने बेच दिया, या कहीं गिफ्ट कर दिया, कई कारणों से कई जगह दिया गया है। तो ये धारणा जो गलत है, लेकिन दोनों बात सही है। अंग्रेज लोग को जमींदारी थी, और जिस जमींदारी थी उसको जमींदार के हक को अपना किसी को भी पट्टा कर देता था, दान में दे सकता था या बेच सकता था, ये राइट था। तो वो कब गया, कहाँ गया, ऐसा तो कहीं हिस्ट्री में नहीं मिलता है, कहीं कहीं पुराना डॉक्यूमेंट्स में मिलेगा, और सब जगह ये कोई बात नहीं थी, लेकिन ये कहीं कहीं पाया जाता था। क्या वर्तमान समय में सरकारी ज़मीन, चाहे वह किसी विभाग के अंतर्गत हो या नहीं हो, उसका राजस्व लगान का रसीद कटता है या नहीं? देखिए, राजस्व लगान का रसीद उसी ज़मीन का कटता है जो किसी रैयत के कब्जे में है, और जिसका जोताबाद रैयत करता है उसको बोलते हैं लगान। जोत की ज़मीन, कास्ट ज़मीन जिसको कहते हैं, खेती की ज़मीन में ही लगान लगता है। इसके अलावा कुछ ऐसी ज़मीन है जो रैयत के कब्जा में है, जो कि अर्बन एरिया में, शहरी क्षेत्र में है, तो उसका लगान नहीं लगता है, तो उसको ग्राउंड रेंट बोलते हैं। ग्राउंड रेंट दूसरे उपयोग के लिए अगर ज़मीन आ रहा है तो ग्राउंड रेंट का प्रावधान है, ग्राउंड रेंट उससे दिया जाता है। या गांव में भी बहुत सा ऐसा ज़मीन है जिसकी खेती नहीं होती है, तो और उस पर मकान है या
रैयत के पास, तो उसका चौकीदारी टैक्स लगता है। और नगर क्षेत्र में उसको टैक्स बोलते हैं, होल्डिंग टैक्स लगता है। तो सब अलग अलग चीज़ है। तो सरकारी ज़मीन का कोई लगान नहीं लगता है। जो सरकारी ज़मीन से सरकार फिर किससे को लगान देगी? जैसे मान लीजिए कि आपने लिखा कि शिक्षा विभाग के नाम से ज़मीन है, अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार को थोड़ा टैक्स देगा? शिक्षा विभाग भी बिहार सरकार का है, उसी का एक अंग है। तो बिहार सरकार खुद जमींदार है, तो जमींदार खुद अपनी ज़मीन का किसी को लगान नहीं देगा और न खुद अपने लगान लेगा, इसलिए सवाल नहीं होता। जैसे जमींदार जो जमीन को जोतता था उसका लगान जमींदार नहीं देता था किसी को, क्योंकि वो जमींदार है खुद, उसको लगान देने का जरूरत नहीं था। अंत में सरोज कुमार ने लिखा है, कृपया विस्तार से समझाइए सर, इसलिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। सरोज कुमार, मुजफ्फरपुर से। आप क्या करते हैं सरोज कुमार जी? तो लिखा ही नहीं है। अब प्रश्न जो आप इतना लिखे हैं, ये सब प्रश्न को उत्तर देने लायक है ही नहीं। ये सब फालतू का प्रश्न है, इससे आपको कोई फायदा नहीं। अगर आप कोई परीक्षा दे रहे हैं, स्टूडेंट हैं और उस सब्जेक्ट मैटर में ही है, तो आप भले ही पूछ सकते हैं। या अगर आप वकील हैं और क्यूरियोसिटी बस पूछ रहे हैं, तो उनके लिए जानना जरूरी है। और उसमें बहुत सा इरेलीवेंट प्रश्न है, और ये प्रश्न का उत्तर देना मेरे लिए जरूरी नहीं था, फिर भी हमने इतना समय दिया, आपके प्रश्न का उत्तर दिया। अच्छा है कि अब आप इस तरह का प्रश्न आगे से नहीं करेंगे। जो आवश्यक हो वही प्रश्न कीजिए। उसके बाद का प्रश्न है अतुल नवादा से। ये लिखते हैं, नमस्कार सर, नेम अतुल, घर नवादा। सर, रजिस्टर डी क्या होता है? इसमें एक कॉलम स्पेसिफिकेशन ऑफ शेयर है, इसे क्या पता चल पाएगा कि कौन कौन प्लॉट का जमींदार ठेकेदार था? देखिए, रजिस्टर डी एक, जैसे कि समझिए कि खाता है, अकाउंट है, पासबुक समझिए। जैसे कि आप बैंक में रुपया जमा करते हैं तो आपको एक खाता मिलता है, जो सेविंग अकाउंट वगैरह, जो भी तरह तरह का अलग अलग नेचर ऑफ अकाउंट होता है। तो खाता पुस्तिका मिलता है आपको, बैंक खाता, पासबुक जिसको कहते हैं। तो पासबुक में आपका जितना रुपया जमा है वो लिखा रहता है, और जब उससे निकालिएगा तो उसमें वो भी लिखा रहता है। तो इस बात का वो प्रमाण है। अब एक बैंक के शाखा में 1000 रैयत का अकाउंट है, तो 1000 रैयत का अलग अलग अकाउंट नंबर होगा। अगर जिस दिन शुरू हुआ तो 1 2 3 4 से किसी का 1 नंबर होगा, किसी का 4 नंबर होगा, किसी का 1000 नंबर होगा, तो वो अकाउंट नंबर हो गया। अगर नेचर ऑफ अकाउंट अलग है, सेविंग बैंक अकाउंट है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है, करेंट अकाउंट है, तो हर अकाउंट का अलग अलग नंबरिंग होता है। तो आपका सेविंग अकाउंट, एक आदमी का एक बैंक में एक ही खाता होगा। अगर दूसरा आप अकाउंट खुलाइएगा सेविंग बैंक अकाउंट का, तो आपका नहीं मिलेगा। अगर दूसरा आप अगर सेविंग है तो आप करंट खुलवा सकते हैं, या आपका रेकरिंग खुलवा सकते हैं, या फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो अकाउंट अलग खुलवा सकते हैं, अलग अलग आप 4-5 अकाउंट रख सकते हैं, लेकिन एक ही नेचर का अकाउंट नहीं रख सकते। उसी तरह से रैयत का जो खाता होता है, जिसके पास रैयती जमीन है, एक मौजा में, एक गांव में जो रेवेन्यू विलेज है, एक रैयत को मान लीजिए कि एक जमींदार के अंदर, एक तौजी के अंदर 100 बीघा जमीन है, तो 100 बीघा जमीन उसका एक ही खाता में सब रहेगा एक गाँव में। तो वो रैयत का वो खाता पुस्तिका हुआ, वो कहिए रैयत का वो खतियान जो है, रैयत का पासबुक हो गया। उसी तरह से कोई जमींदार है, तो वो जमींदार का जमींदारी कहाँ कहाँ किस एरिया में है, और कितना उस जमींदारी में उसका हक और हिस्सा है, ये जिस डॉक्यूमेंट में लिखा जाता है, वो सेविंग बैंक अकाउंट के ऐसा जैसा पासबुक है, तो वो जमींदार का पासबुक है, उसको रजिस्टर डी बोलते हैं। रजिस्टर डी में तौजी नंबर दिखा रहता है, और जमींदार का उसमें कितना शेयर है, तो किस तौजी का, वो तौजी का अलग एक रजिस्टर होता है, जिसकी कलेक्टर के पास उसका रिकॉर्ड रहता है। तो उसमें तौजी नंबर रहता है और उसका शेयर लिखा रहता है। ऐसा है कि कोई एरिया का, मान लीजिए पटना में एक जमींदार है और उसका डेथ हो गया,
उसका 4 बेटा है, तो चारों का हो गया उसमें बराबर बराबर हक हिस्सा, तो रजिस्टर डी में उसका एंट्री हो जाएगा। वो मर गया तो चारों का नाम आ जाएगा उसमें। अगर उसने अपना जमींदारी बेच दिया, जैसे कोई ज़मीन बेचता है तो जमींदारी बेच दिया या किसी को बख्शिश कर दिया, तो जितना ज़मीन बेचेगा उतना हिस्सा उसका कट जाएगा। तो रजिस्टर डी इसी बात के लिए रहता था कि कौन जमींदार का किस तौजी में कितना हक और हिस्सा है, इस बात का वो एक जमींदार का समझिए वो खाता पुस्तिका है, और इससे इसको कुछ नहीं पता चलता है। और अगर आप लिखते हैं कि जमींदार और ठेकेदार था, तो जमींदार अपना जमींदारी को किसी को ठेका पट्टा पर भी दे देता था, तो उसी को ठेकेदार भी बोलते हैं। तो मेन जमींदार ने जब किसी को ठेका पट्टा दे दिया तो उसको दरमियानी हकदार बोलते हैं, अंग्रेजी में इंटरमीडिएरी कहते हैं। तो वो भी एज गुड एज जमींदार हो गया। तो उसको कितना जमीन दिया है, ठेका पर क्या दिया है, वो सब उसमें लिखा हुआ रहता है। प्लॉट नंबर उसमें नहीं रहता है, और प्लॉट नंबर से उससे कोई मतलब नहीं। इसमें एक कॉलम स्पेसिफिकेशन ऑफ शेयर है, इसे क्या पता चलता है, चल पाएगा कि कौन कौन प्लॉट का जमींदार ठेकेदार था। नहीं, प्लॉट का इससे कुछ नहीं पता चलेगा, तौजी का पता चलेगा कि किस तौजी का कौन जमींदार था। अब उस तौजी के अंतर्गत कितने खाता है, ये खतियान से पता चलेगा, खतियान से पता चलेगा, तौजी से पता चलेगा। और दूसरा एक खेवट रजिस्टर होता है, खेवट रजिस्टर से पता चलेगा कि वो तौजी कौन कौन तौजी है उस जमींदार का। एक से ज़्यादा तौजी में है तो खेवट में सारा तौजी का एंट्री रहेगा। उसके बाद का प्रश्न है उदित रंजन समस्तीपुर से। सर नमस्कार, मैं उदित रंजन समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से क्वेश्चन कर रहा हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि किसी गैर मजरूआ खास जमीन पर अगर किसी रैयत का घर बना हुआ है और खतियान के रिमार्क कॉलम में बकब्जे रैयत लिखा हुआ है, तो उस जमीन का मालिक कौन माना जाएगा, जमींदार या रैयत? पहले तो आपने लिखा है कि किसी गैर मजरूआ खास जमीन पर अगर किसी रैयत का घर बना हुआ है और खतियान के रिमार्क कॉलम में बकब्जे रैयत लिखा हुआ है, तो उस जमीन का मालिक कौन माना जाएगा, जमींदार या रैयत? तो सबसे पहले तो आप खुद लिख रहे हैं कि वो लिखा हुआ है गैर मजरूआ खास, तो गैर मजरूआ खास तो मालिक का होता है, और कब्जा उस पर है जिसका मकान बना हुआ है रैयत का होता है। तो एक्चुअली मालिक तो ही हुआ, और वो जो रैयत हो गया एक तरह से जमींदार के अंतर्गत हो गया, उसके मर्जी से उस पर रह रहा है। और अगर रैयत उस जमीन में घर बना कर रह रहा है था, तो क्या जमींदार उस रैयत से लगान लेता था? और जमींदारी जाने के बाद उस जमीन मालिक कौन होगा, रैयत या जमींदार? आपके सामने के लिए धन्यवाद, आपके समय के लिए धन्यवाद। देखिए, जनरली क्या होता था कि अगर कोई रैयत किसी गांव में रहता है, उसके पास खेती की ज़मीन है और मकान भी ज़मीन है, तो मकान बना हुआ जिसमें रहता है, तो मकान का लगान नहीं लगता था। पहले बता चुके हैं कि लगान जो लगता था खेती की ज़मीन का लगता था। तो वो मकान उसका जो रैयती खाता है जिसमें कि उसका खेती का ज़मीन लिखा हुआ है, उसी खाता में मकान वाला ही प्लॉट लिखा रहता था। तो इसका मतलब हुआ कि वो उसकी रैयती ज़मीन है, उस पर उसको रैयती हक है, लेकिन वो लगान नहीं लगेगा उसका, वो बेलगान है। मकान वाला में आगे में दाहिनी तरफ लिखा भी रहता है बेलगान। लेकिन कुछ ऐसा गांव में रैयत है जिसके पास खेती नहीं है, वो खेतीहर नहीं है, गरीब आदमी है, मजदूरी का काम करता है खेती में या डेली लेबरर में, किसी तरह का वो खेती उसके पास नहीं है। तो जमींदार का जो गैर मजरूआ खास जमीन था या गैर मजरूआ मालिक जमीन था, जमींदार उसको बसने के लिए दे देता था, या तो ओरली दे दिया, जवानी दे दिया, या किसी को लिख करके दे दिया, या कोई बोला भी नहीं तो वो अंडरस्टूड रहता था, इसको अंग्रेजी में इम्प्लाइड बोलते हैं। कोई गरीब आदमी है, उस पर मकान बना लिया, झोपड़ी बना लिया, जमींदार ने उसको नज़रअंदाज कर दिया, उसको किस भगाया उगाया नहीं, और वो रहते चला रहा है। तो रहते रहते उसको राइट ऑफ रेजिडेंस हो गया।
तो जमींदार भी उसको कुछ दिन तक रह गया तो भगाता नहीं था। लेकिन अगर वो चाहे जमींदार तो उसका लगान निर्धारण करा सकता था, और लगान नहीं, उसको ग्राउंड रेंट बोलते थे। ग्राउंड रेंट उसको उर्दू में बोलते मुथरफा, मुथरफा मुथरफा लगता था उसका। तो मुथरफा अगर लग गया तो उसको फिर रैयती राइट हो जाता है, तो उसको टाइटिल हो गया। अगर जमींदार उससे कोई रेंट नहीं लेता है तो माना जाएगा कि मकान बना के जमींदार के परमिशन से रह रहा है। एक स्थिति हो गया तो उसका मालिक जमींदारे हो गया। अब जमींदारी उन्मूलन के समय वही व्यक्ति मकान में है, तो जमींदारी उन्मूलन के बाद वो मकान उसका रैयती हो गया। आज बिहार सरकार उसको नहीं हटा सकती है। और जमींदार के समय में भी अगर वो 12 साल से ज़्यादा से रह रहा है तो उसको एडवर्स पोजीशन हो गया, उसको राइट हो गया, उसको ही मकान नहीं हटा, जमींदार नहीं हटा सकता। तो अगर कोई मकान में ऐसा ज़मीन में गैर मौजूदा मालिक या गैर मौजूदा खास ज़मीन में मकान बना के रह रहा है, उसका कोई कागज़ नहीं है, और रहने का कब्जा का अगर 12 वर्षों से ज़्यादा का प्रमाण है, उसका लगान नहीं भी निर्धारण हुआ है, यानी ग्राउंड रेंट नहीं भी लगा है, तो भी उसका टाइटिल हो गया। अगर वो मर जाएगा तो उसका उत्तराधिकारी को प्राप्त हो जाएगा। अगर वो अपना ज़िंदगी में चाहेगा तो उसको बेच भी सकता है, वो बिक्री भी हो जाएगा, इसलिए टाइटिल उसको हो जाएगा। लेकिन अगर 12 साल के अंदर जमींदार उसको हटा देना चाहेगा तो हटा सकता है कोई भी ग्राउंड से। तो एक्चुअली टाइटिल उसका ज़मीन का तो मालिकाना हक जमींदार या मालिक के पास ही है, और रैयत का कब्जा है जो माना जाएगा कि जमींदार के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट परमिशन से है। या तो स्पष्ट रूप से उसको परमिशन दिया, या इनडायरेक्टली वो इम्प्लाइडली वो पोजीशन में आ गया और जमींदार ने उसको आनाकानी करके छोड़ दिया, रहने दिया। इसका माने है कि घुमा फिरा के वो मान लिया कि उसका कब्जा सही है, जमींदार उसको रिकॉग्नाइज कर लिया कि हाँ उसका सही। तो आपके प्रश्न का उत्तर यही है। हम समझते हैं कि इससे आपको प्रश्न जो जानना चाहते हैं उसकी जानकारी आपको हो गई है। किसी जानकारी चाहिए, 1 महीना 20 दिन हो गया। अच्छा, प्रणाम सर, हमारे अंचलाधिकारी, अच्छा ये दूसरा है। अब लास्ट प्रश्न है, सूर्यकांत यादव, रफीगंज, गया से। सर प्रणाम, मैं आपका नियमित श्रोता हूँ। आपका लेक्चर सुनकर मुझे जमीन जायदाद से संबंधित जानकारी में काफ़ी ज्ञानवर्धन हुआ है। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें और इस तरह से ही जानकारी साधारण भाषा में देते रहें। सर मेरा एक व्यक्तिगत प्रश्न है, कृपया कर उत्तर देने का कृपा करें। मेरे दादाजी को रजिस्टर्ड बंटवारा जिससे खेती का जमीन प्राप्त हुआ था। दादाजी बिना बिल या वसीयत किए ही मृत हो गए। जमीन का रसीद मेरे पिताजी के नाम पर कटता है। हम 2 भाई हैं। मैं अपना हिस्सा जमीन में मांगते हैं तो पिताजी कहते हैं कि मैं अपने जमीन में हिस्सा नहीं दूंगा। सर क्या मैं कानूनी रूप से हिस्सा कोर्ट से ले सकता हूँ? कृपया स्पष्ट करें। हाँ, आपको बंटवारा का मुकदमा करना पड़ेगा। आप बंटवारा का मुकदमा करके अपना हिस्सा ले सकते हैं। आपका किसी वकील से दिखाइए, अपना खतियान दिखाइए और भी जो कागज़ है उससे संबंधित दिखाइए। वो बंटवारा का केस कोर्ट में कर देंगे, आपको डिग्री मिल जाएगा। उसके बाद एक और प्रश्न है अभिषेक जी। अभिषेक कहाँ से लिखते हैं? इन्होंने ही नहीं लिखा है। अभिषेक जी लिखते हैं, सर एग्रीमेंट हुआ 1990 का 10,000 रुपया में। अब बोल रहा है सेलर की रजिस्ट्री नहीं करेंगे। बायर बोल रहा है कि हमारा पैसा 1990 से 2025 का इंटरेस्ट के साथ बायर को क्या करना होगा? सर सिविल सूट या कोई और तरीका है? मार्गदर्शन कीजिए। देखिए आप तो चूक गए। अगर आप खरीदार की तरफ से राय लेना चाहते हैं तो आपको 3 साल के अंदर ही केस करना चाहिए था।
अगर 3 साल के अंदर केस नहीं किए तो आपको एग्रीमेंट का कागज अपने वकील से जाके दिखाइए, तब सही राय मिलेगा। या अगर आप वकील से सेटिस्फाइड नहीं है तो आपको कागज देके मेरे पास आना होगा। तो आपका रुपया भी डूब गया। रुपया के लिए भी केस करते तो 3 साल के अंदर ही केस करना था। या जमीन रजिस्ट्री से लिखाने के लिए भी केस करना था। उसको बोलते हैं सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उसमें कोर्ट से आदेश होता विक्रेता को कि आप इनको जमीन इतना दिन के अंदर रजिस्ट्री कर दीजिए। अगर उस ऑर्डर के बाद वो नहीं करता तो आपके पक्ष में कोर्ट ही रजिस्ट्री कर देता। जितना रुपया में तय हुआ था वो रुपया आपको कोर्ट में जमा करना पड़ता और कोर्ट से रजिस्ट्री हो जाता और कब्जा दखल भी मिल जाता। तो ये भी 3 साल के एग्रीमेंट के जो समय दिया रहता है, उस समय सीमा उसमें दिया रहता है, उसी के अंतर्गत 3 साल के अंतर्गत आपको केस करना चाहिए था। और अगर नहीं दिया किसी कारणवश, आपको पहले नोटिस देना चाहिए था कि हमको रुपया वापस कीजिए या हमको ज़मीन रजिस्ट्री कीजिए। तो अगर नोटिस दिया है तो नोटिस का उसने कोई जवाब दिया है तो वो जवाब और नोटिस का कागज ये सब ले करके अपने वकील से मिलिए। अगर इधर कोई हाल फिलहाल में अगर कोई जवाब से या किसी प्रकार से इस बात को स्वीकार कर लेता है कि हाँ हमारे यहाँ रुपया आपका बाकी है, तब आपका तो लिमिटेशन बच जाएगा। नहीं तो इसको बोलते हैं लिमिटेशन लगना। आपका केस समाप्त हो गया, आपका रुपया भी डूब गया और ज़मीन भी आपका नहीं होगा। अगर रुपया भी चाहते हैं और ज़मीन भी चाहते हैं या दोनों में से एक चाहते हैं तो आपको इस पर अपना जो एग्रीमेंट का कागज़ है उसके बाद आपने क्या कार्रवाई किया, कोई चिट्ठी दिया कि नहीं दिया, कोई वकालतन नोटिस दिया कि नहीं दिया, और दिया तो उसका क्या जवाब दिया, ये सब चीज़ लेकर के आ सकते हैं। दूसरा, ज़मीन का क्या प्रकृति है, उस पर किसका कब्जा है, जैसे पहले था वैसी था या आप उस ज़मीन को जोत आबाद कर रहे हैं। और तीसरा, ये आपका एग्रीमेंट है जो रजिस्टर्ड है कि अनरजिस्टर्ड है, ये आपने नहीं लिखा है। तो ठीक है, तो आपका एग्रीमेंट 1990 का है, 10,000 का स्टैम्प है, तो वो भी वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको लिमिटेशन लग गया 90 से 25, कितना साल हो गया, इतना साल तक आप क्यों बैठे हुए थे, अब आपको कैसे नींद टूटी। इसलिए आपको कोई भी, जब तक कि आपका बाद का कोई कागज़ नहीं देखेंगे, आपने क्या एक्शन लिया वो कागज़ देखेंगे लोग। कोई पत्राचार हुआ, कोई वकालतन नोटिस गया, उसका जवाब हुआ, वो सब कागज़ जब तक नहीं देखेंगे तो सही जवाब नहीं मिलेगा। अभी जो स्थिति है, जितना सिंपल आपने लिखा उसके हिसाब से आपका रुपया भी डूब गया। अब ज़मीन आपको नहीं लिखा सकते हैं, कोई कोर्ट में केस आपका नहीं चलेगा। अगर आपको धोखा दे करके पैसा ले लिया तो क्रिमिनल केस भी कर सकते थे, तो अब क्रिमिनल केस भी होने होगा, इतना पुराना मैटर है। पुलिस भी FIR नहीं लेगा, आपको कोर्ट में भी केस कीजिएगा तो केस नहीं चलेगा, केस खारिज हो जाएगा। इसलिए अब इस पर आगे कार्रवाई करने के पहले अच्छी तरह से कागजात दिखा करके वकील से राय ले लीजिए, तब आगे कार्रवाई कीजिए। नहीं तो आप अपने भाग्य पर भरोसा कीजिए और उसको रुपया डूब गया और कोई उपाय से आपको रुपया नहीं मिलेगा। अब लास्ट प्रश्न है विनोद प्रसाद। इन्होंने लिखा है, प्रणाम सर, हमने अंचलाधिकारी को RTI के तहत एक आवेदन दिया था। जो नया प्लॉट बना है, पुराना कौन सा प्लॉट से बना है, इसकी जानकारी चाहिए। 1 महीना 20 दिन हो गया, अभी तक जानकारी नहीं मिली है, आगे कह अपील होगा। तो इसका प्रथम अपील जो होगा वो SDO के यहाँ, मंडल पदाधिकारी के यहाँ होगा। आप जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, सूचना का अधिकार अधिनियम है, उसकी एक छोटी सी किताब है हिंदी में, वो बाज़ार में मिलती है। अगर नहीं तो जहाँ कचहरी है वहाँ जाइएगा तो वहाँ मिलेगा, 10-20 रुपये दाम होगा। उसमें एक पीछे में चार्ट बना हुआ है कि किसका कहाँ अपील होगा, लिखा हुआ उस किताब में। और या जो फॉर्म बेचता है, जो स्टाम्प वेंडर लोग, अपील वाला फॉर्म, उसमें आपको लिखा होगा और उसी फॉर्म में भर करके आप अपील कीजिए। नहीं तो वहाँ स्थानीय अधिवक्ता से मिलिए। अगर कहीं आपको पता नहीं चलता है तो अनुमंडल पदाधिकारी के यहाँ आप इसका अपील कर सकते हैं। 1 महीना के अंदर अपील करना रहता है, आप अपील कर दीजिए। अब सभी प्रश्नों का करीब करीब आंसर हो गया और वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, इसलिए जो भी प्रश्न बच गए हैं उसका उत्तर हम अगले वीडियो में देंगे। धन्यवाद।